स्टूडेंट्स, अब तैयार हो जाओ अपने क्लास 10 इंग्लिश की बोर्ड एग्जाम की फुल तैयारी करने के लिए, क्योंकि मुझे इस साल चाहिए क्लास 10 के हर स्टूडेंट के 100 में से 100 नंबर इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में। उसकी तैयारी मैं आपको करवाऊंगी। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, दैट इस वीडियो को एंड तक देखना है एंड इसके बाद जितने क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी सिर्फ वो ही अगर आप पढ़ के चले जाओगे अपने बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर के लिए, तो आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। हर क्वेश्चन वहीं से तुम्हें बना हुआ दिख जाएगा, बिकॉज आई विल टेल यू द बेस क्वेश्चंस। तो बेस क्वेश्चन से पहले बात करते हैं चैप्टर के एक एक एक्सप्लेनेशन की। जहां चैप्टर तुम्हारे दिमाग में बस चुका हो, एक एक लाइन तुम्हें आती हो, तो वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरे सारे भाई बहन तैयार हो जाओ 100 में से 100 लाने के लिए। आज पढ़ाऊंगी आपको सारे चैप्टर, फर्स्ट फ्लाइट बुक के लेटर टू गॉड से लेकर आखिरी चैप्टर प्रपोजल तक आपको डायरेक्टली मैं पढ़ाने वाली हूं इन वन शॉट। तो तैयार है मेरे सारे भाई बहन या नहीं? तो अगर हो तैयार और लेकर आने आपकी बार 100 में से 100, तो जल्दी से अपना नाम बता दो इन द कमेंट सेक्शन विद अ फायर सिंबल, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूं फायर मोड में, जिससे तुम पेपर में पेन से आग लगा के आओगे एंड तुम्हारे इंग्लिश में 100 में से 100 गारंटीड पक्के हो जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लेटर टू गॉड से, और ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी को टच करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूं आज तुम्हें चैप्टर। ये खोलिए सामने एनसीईआरटी, एक एक लाइन जाएगी तुम्हारे दिमाग में, फिर तुम्हें करने हैं 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो यहां अपलोड करूंगी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे अपने। कोई तुम्हें कहीं से जाके पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे तुम्हें ऐसे क्वेश्चन बता दूंगी कि सिर्फ वो भी पढ़ के चले गए ना, तो वहां एग्जाम में तुम एक एक आंसर को ऐसे लिख के आओगे कि एग्जामिनर सोचेंगे वाह क्या राइटिंग लिखी है, क्या वोकैबुलरी लिखी है। ठीक है, तो रेडी हो जाए मेरे सारे भाई बहन। जिन जिन ने अपना नाम बता दिया ना कमेंट सेक्शन में, खुद देख लेना अगर ना है तुम्हारे 100 में से 100 इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 से। ये रहा हमारा इंडेक्स, लेटर टू गॉड से लेके प्रपोजल तक। इस वन शॉट में सभी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। फिर आएगा आपका एक पोम का वन शॉट, और फिर बुक 2 का वन शॉट, और फिर राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर पे अटैक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ओके गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो बहुत सिंपल शॉर्ट वे में पूरी कहानी बताती हूँ, अच्छे से सुन लो। तो होता क्या है इसमें, यहाँ पे एक खेत है। ठीक है, खेत किसका है? कॉर्न की फील्ड है पूरी की पूरी, और उसके बराबर में घर है एक पहाड़ी सी के ऊपर, और वो घर किसका है? एक फार्मर का है जिसका नाम है लेंचो, और वो खेत भी उसी का है। जो कॉर्न की फील्ड है वो भी हमारे लेंचो की ही है। वो एक फार्मर है, उसके छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो इधर उधर खेत पे घूमते हुए मस्ती करते रहते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं वो खेत पे मेहनत करके काम करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जो लेंचो है भाई साहब वो अपने घर के बाहर खड़े हुए और अपने खेत को देख रहे हैं, और वो ये सोच रहा है कि यार अच्छी सी ना बारिश आ जाए, क्योंकि उसका जो खेत है उसको जरूरत है कि भाई बारिश आ जाए और फिर फसल बढ़िया हो जाएगी और वो फसल को काट के बहुत सारे पैसे कमा लेगा। ठीक है, तो वो सोच रहा है कि भाई बारिश आ जाए, काश ऐसा जो है इमेजिन कर रहा है। ठीक है, फिर वो खाना खाने अपने घर में चला जाता है, और जैसे ही वो खाना खा रहा होता है तो तब भैया क्या हो जाता है, जैसा उसने जो है प्रिडिक्ट करा था ना कि भाई बारिश आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, वैसे ही उसी समय जब वो खाना खाने बैठता है बारिश आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि सही है भाई, मेरी तो विश पूरी हो गई, बारिश आने लगी है। बाहर जाता है अपनी फील्ड पे, उसे देखता है, बड़ा खुश होता है और कहता है भैया ये तो आसमान से आज तो मेरे लिए पैसे गिरने लग गए। ये जो छोटी छोटी बारिश की बूंदे हैं ये 5 सेंट्स हो गई, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ये 10 सेंट्स हो गई। वो जो है बारिश को पैसों से कंपेयर करने लगता है। बड़ा खुश लेंचो हमारा जो फार्मर है, क्योंकि बारिश हो रही थी, अब उसकी फसल मस्त हो जाती बिल्कुल। ठीक है, बट एकदम से क्या होता है कि वो जो बारिश थी गाइस वो कन्वर्ट हो जाती है ओलों की बारिश में। ओले क्या होते हैं? ओलों को इंग्लिश में हेल स्टॉर्म कहते हैं। कई बार हम लोगों के यहाँ भी ओलों की बारिश होती है, बट हमने आने ना हमने छोटे छोटे से ओले देखे होते हैं, स्मॉल स्मॉल। अब इसके यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े साइज के ओले जो है वो आसमान से गिरने शुरू हो जाते हैं और इसकी फील्ड को खराब करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें लेंचो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है अरे यार ये ज्यादा देर तक नहीं होना चाहिए, ये जल्दी खत्म हो जानी चाहिए। बट वो खत्म नहीं होती है, और लेंचो की पूरी फील्ड जो है वो ओले की बारिश से पूरी खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, अब वो जैसे ही फील्ड को जब ओले की बारिश रुक जाती है, जाके अपनी फील्ड को चेक करता है तो बहुत दिल से परेशान हो जाता है। वहीं उसके छोटे बच्चों को कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो ओलों को इकट्ठा कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर लिटिल वंस, उन्हें कोई इतनी अकल नहीं थी कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया। बड़े बच्चे, वो उसकी वाइफ, सब बड़े परेशान होते हैं कि भाई क्या करें, इतना बिल्कुल हमारी तो मेहनत खराब हो गई। फिर एक बात ये भी कहता है कि भाई इसकी जगह अगर टिड्डियों ने अटैक करा होता ना तो भी मेरा इतना नुकसान ना हुआ होता, ये ओलों की बारिश ने
तो सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, सब डी एंड हो गया है। सब बड़े परेशान हो जाते हैं, घर का एक एक मेंबर परेशान होने लगता है। तो फिर लेंचो कहता है अरे कोई बात नहीं, इतना मन दुखी नहीं करना है, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा, दुनिया में भगवान तो है ना हमारे, कोई भूखा नहीं मरता है कभी भी, सब सही हो जाएगा, ठीक है। ये बात अपने फैमिली को थोड़ा सा मोटिवेट कर देता है और फिर खुद सोचता है भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो भाई संडे को सुबह सुबह बैठता है और बैठ के एक लेटर लिखना शुरू करता है। अब तुम सोचो कि भैया लेटर किसको लिख रहा है, बैंक को लिख रहा है क्या लोन लेने के लिए, या किसी दोस्त को लिख रहा हो भाई पैसे दे दे, ना 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 ना, ये है एक ऐसा आदमी जिसका फेथ बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसने कहा भाई मैं क्यों इधर उधर से जो है मदद मांगूंगा, मैं करता हूँ डायरेक्ट अपील। तो इसने क्या करा, एक लेटर लिख दिया, किसको, गॉड को, सीधा भगवान जी को, और उनको सारी प्रॉब्लम बता दी कि भगवान जी मेरी तो फील्ड जो है बिल्कुल ख़राब हो गई है, थोड़ी सी बारिश चाहिए थी, इतनी सारी बारिश आ गई, ओले आ गए और सब खराब हो गया, तो प्लीज़ मुझे दे दो 100 पेसोस, ठीक है। उससे मैं क्या करूंगा, एक तो भैया घर का खर्चा चलाऊंगा, आजकल देख तो लो खर्चे कितने हो चुके हैं, साथ के साथ में जो फसल खराब हो गई है इसको भी तो दोबारा बीज बोने होंगे, तो उस सब के लिए भगवान जी प्लीज़ मेरे को 100 पैसों दे दो, मैं पूरी मेहनत आगे करके दोबारा फसल उगा लूंगा, ठीक है। वो लेटर लिखता है, अब क्या करे उस लेटर का, कहाँ कौन से एड्रेस पे भेजे, क्या डू यू नो द एड्रेस ऑफ गॉड, किसी को इतना करेक्ट तो नहीं पता है ना। तो वो क्या करता है, वो लेटर के ऊपर सीधा लिख देता है टू गॉड, की गॉड के पास जाना है। और जाके अगले दिन जो है पोस्ट, जो सुबह ही थी वो सुबह सुबह लिख रहा था, तो जैसे 10-11 बजते होंगे जाके जो है डाक खाने में पोस्ट कराते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जाके उसको पोस्ट कराते हैं। तो चलो अब चलते हैं लेंचो के पोस्ट ऑफिस पे, कि पोस्ट ऑफिस पे जब उसका जो है लेटर पहुंचता है तो क्या होता है, ठीक है। अब पोस्ट ऑफिस पे उसका लेटर पहुंचता है तो एक पोस्टमैन जो होते हैं उनके हाथ में वो लेटर आता है। जैसे वो पोस्टमैन जो है सेग्रीगेट करते हैं ना लेटर्स को, कि भाई ये दिल्ली का, ये फरीदाबाद का, ये मुंबई का, ये मेरठ का, जब जाते होंगे डाक खाने में लेटर तो सब सेग्रीगेट होते हैं कि ये शहर जाएगा, शहर जाएगा, शहर जाएगा। तो एक पोस्टमैन के हाथ में आ गया जी लेंचो का लेटर, वो देखते हैं इस पे लिखा है टू गॉड, वो बड़े हैरान होते हैं कि भाई ये सही एड्रेस पे कैसे भेजे हम, बड़े ही जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो जाते हैं सीधा अपने बॉस के पास जिनका नाम है पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर बड़े ही प्यारे से इंसान हैं, तो वो उनको जाके दिखाते हैं, सर देखो आज तक की जॉब में मैंने, हम लोगों ने तो ऐसा लेटर का एड्रेस देखा नहीं है, आप ही देखो, ठीक है। पोस्टमास्टर भी बड़े हैरान हो जाते कि अरे भैया ये क्या चक्कर है। तो कहते चलो यार देख के एक बार खोल के पढ़ ही लेते हैं कि इसने जो है क्या लिखा है, ठीक है। तो वो जो है खोल के जो है उस लेटर को पढ़ते हैं और तब उन्हें समझ में आता है कि अरे ये तो बेचारा फार्मर है, इसको तो कुछ पैसों की जो है वो ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम ही इसकी मदद करेंगे। और वो मदद करने का क्यों डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो ना इम्प्रेस हो चुके होते हैं लेंचो से, वो लेंचो के विश्वास से, लेंचो के फेथ से इम्प्रेस हो गए थे कि भाई क्या आदमी है भैया, इसने तो भगवान को सीधा लेटर लिख दिया, तो चलो हम इसकी मदद करते हैं। तो जैसे तैसे करके पोस्टमैन जितने भी थे वहाँ ऑफिस के, पोस्टमास्टर जो बॉस थे उनके खुद, और उन्होंने अपने सारे फ्रेंड सर्कल से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे कुछ पैसे जो है वो लोग जुगाड़ करते हैं। एंड फाइनली वो लोग जो है बेचारे सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठे कर पाते हैं, बट सब कोशिश करके 70 पैसों इकट्ठे कर लेते हैं। और फिर उसको क्या करते हैं, एक लेटर में जो है एनवेलप के अंदर 70 पैसों डाल देते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं गॉड, ठीक है, कि भाई लेंचो को ये हम दे देंगे, और उसको ये नहीं कहेंगे कि ये हम दे रहे हैं, उसको ऐसा ही लगना चाहिए कि गॉड ने दिया, ठीक है। फिर अगला संडे आता है, लेंचो आ गया अपना लेटर मांगने के लिए, देखो भाई सीधा पहुंच गया, उसे पता था रिप्लाई आएगा, ठीक है। वो जाता है तो एक पोस्टमास्टर खुद जो है ऐसे लेंचो को लेटर पकड़ाते हैं, और उनके फेस पे तब बड़ी एक अलग सी स्माइल थी, अंदर से वो बड़े खुश थे कि भाई अभी देखूंगा इसका रिएक्शन कैसा होगा। और वहाँ पूरे के पूरे पोस्ट ऑफिस के अंदर हर कोई अपने केबिन में से देख रहा था जिन ने जो है लेंचो की मदद करी थी। पोस्टमास्टर तो स्पेशली ऐसे देख रहे थे, पूरा बिग बॉस बन गया था वो, लेंचो हो गया था मेन कैरेक्टर, और सब ऑडियंस की तरह देख रहे थे कि भैया क्या हो रहा है, लेंचो का रिएक्शन कैसा होगा। तो वो सब देख रहे होते हैं लेंचो को। अब तुम भी देखो लेंचो क्या करता है। तो लेंचो एनवेलप देख के बिल्कुल हैरान नहीं होता, सीधा एनवेलप में से पैसे निकालता है और पैसे गिनता है, और पैसे गिन के खुश नहीं होता, बहुत तेज गुस्से वाली शक्ल बना लेता है बिल्कुल, ठीक है। फिर जाता है यहाँ इन लोगों के पास में जहाँ कुछ पेपर और पेन पड़े होते हैं, वहाँ से एक पेपर और पेन उठा के एक चिट्ठी और लिख डालता है और उसको पोस्ट कर देता है, और अपने 70 पैसों लेके जो उसको मिले थे 70 पैसों वो जेब में डाल के बाहर चला जाता है पोस्ट ऑफिस से। तो यहाँ पे लेंचो का रोल एंड, वो 70 पैसों लेके चला गया और साथ में एक चिट्ठी और लिख के गया है, ठीक है। तो अब पोस्टमास्टर जाते हैं और वो उस चिट्ठी को निकाल के पढ़ते हैं कि शायद इसने थैंक यू करा हो भगवान को, क्या चक्कर है भाई, देखे तो इस चिट्ठी में लेंचो क्या लिख के गया है। तो जैसे ही वो चिट्ठी खोलते हैं
तो वो लोग बहुत हैरान हो जाते। उस चिट्ठी में लिखा था कि भगवान जी जितने पैसे मैंने कहे थे उसमें से तो सिर्फ 70 पैसों मेरे पास आए हैं, 30 पैसों बच गए हैं, तो प्लीज़ मेरे बाकी बचे हुए पैसे जो है मेरे को भिजवा दो। और इन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भिजवाना, ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं इनके थ्रू मत भिजवाना, बिकॉज दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स कौन होते हैं? चोर। के भैया तो चोर उचक्के हैं, इन्होंने शायद मेरे 30 पैसों चुरा लियो, तो अगली बार मेरे पैसे जल्दी से बचे हुए भी भिजवा दो, और प्लीज़ अगली बार इन पोस्ट वालों के हिसाब से मत भिजवाना, किसी और तरीके से भिजवा देना। एंड यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट। तो ये लास्ट मैसेज जो है पढ़ा पोस्ट मास्टर ने, जिन्होंने इतनी मुश्किल से मदद करके 70 पैसे इकट्ठे करे थे। अब उन्होंने क्या करा इस चैप्टर के बाद में, घर जाके लेंजो की पिटाई करी या क्या करा वो तो मुझे नहीं पता। तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे हो जाता है एंड, और यहाँ से अब तुम्हें पढ़ने हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिल जाएंगे तुम्हें बेस क्वेश्चन सीरीज में। ठीक है, सिंपल, इससे ऊपर कुछ नहीं है चैप्टर में। आप पढ़ते गाइस अपना नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो अब पढ़ते हैं अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखो गाइस, ये चैप्टर नेल्सन मंडेला जी का एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, और ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट मतलब उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में हमें बताया है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में उन्होंने अपनी लाइफ के कौन से दिन के बारे में बताया है? 10 मई के बारे में बताया है, जिस दिन वो बने थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। और जो है उनकी जो है एक फंक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने जो है अपनी ओथ जो है ग्रहण करी थी। ठीक है, उन्हें की अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी वाला जो फंक्शन हुआ था 10 मई को, उसकी पूरी कहानी उन्होंने इस चैप्टर में तुम लोगों को बताई है। ठीक है, तो जो है जैसे कि आपको पता होगा साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत समय तक अपार्थाइड सिस्टम चला था, जिसमें जो व्हाइट स्किन पीपल थे वो डार्क स्किन पीपल के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। अब फाइनली वो जो है अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो चुका था, और जो है नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। और वहाँ पे ये सारे अत्याचार जो है डार्क स्किन पीपल पे होते थे वो सब उन्हें खत्म हो गए थे। ठीक है, तो एक फंक्शन हुआ था 10 मई को हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? एक बिल्डिंग में हुआ था जिसको कहते हैं सैंडस्टोन का बना हुआ था, उसको कहते हैं एम्फी थिएटर। ठीक है, एम्फी थिएटर में हुआ था, यूनियन बिल्डिंग ने उसको बनवाया था प्रिटोरिया में। ठीक है, अब ये फंक्शन में भाई बहुत दूर दूर से, बहुत अलग अलग कंट्रीज से बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। क्यों भैया? बड़े बड़े देशों से अलग अलग लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, क्योंकि सब बहुत खुश थे कि इतना अत्याचारी सिस्टम जो है वर्ल्ड में से एंड हो चुका है। तो बड़े बड़े लीडर्स साउथ अफ्रीका गए थे उस फंक्शन का हिस्सा बनने के लिए, देखने के लिए जो है ओथ टेकिंग सेरेमनी नेल्सन मंडेला जी की। और जो है एक तरीके से आप मानो कि पूरा वर्ल्ड खुश था कि ठीक है ये सिस्टम अब एंड हो चुका है, एंड दे वर सेलिब्रेटिंग इट। ठीक है, तो ये फंक्शन कहाँ हो रहा था? ये जो बिल्डिंग है इसको भी देख लो, यहाँ ये फंक्शन होने वाला था। इस दिन पे जो है नेल्सन मंडेला बताते हैं मेरी बेटी जो है जिसका नाम है जिनानी, उसने मुझे अकम्पनी करा, वो मेरे साथ में थी। ठीक है, तो जैसे ही फंक्शन शुरू होता है तो सबसे पहले शपथ ग्रहण कौन करते हैं? ओथ कौन जो है अपना जो है लेते हैं? ओथ लेते हैं सबसे पहले उनके सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, जिनका नाम याद रख लो, शायद आपको आ सकता है ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जिनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क। ठीक है, सबसे पहले ये अपना ओथ जो है ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे वो ओथ लेते हैं अपना, उनका नाम था थाबो म्बेकी। और उसके बाद आती है नेल्सन मंडेला जी की बारी। फिर नेल्सन मंडेला जी अपना ओथ ग्रहण करने के बाद में एक छोटी सी स्पीच देते हैं, और उस स्पीच में वो अपने कंट्री के लोगों को पहले तो कहते हैं कि जो हमारी कंट्री में हुआ वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था। इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ इस लाइन को लर्न कर लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मतलब कि भाई ऐसा जो हमारी कंट्री में हुआ ना डार्क स्किन पीपल के साथ, ऐसा अत्याचार ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। और अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद जो है हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं होगा। और सेकेंडली वो प्रॉमिस करते हैं अपनी स्पीच में अपने पूरी कंट्री के लोगों को, क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट बन चुके थे, उनके ऊपर जिम्मेवारी थी कंट्री को अच्छे से चलाने की। तो वो सेकेंड प्रॉमिस करते हैं अपनी कंट्री को कि आज के बाद मेरी कंट्री के अंदर जो है मैं पूरी कोशिश करूँगा गरीबी हटाने की, पॉवर्टी हटाने की, और किसी भी तरीके का किसी पे अत्याचार हो रहा हो तो वो सब हटाने की जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज से जो है हमारे साउथ अफ्रीका में एक नया सूरज उगेगा और वो कभी ढलेगा नहीं, ये प्रॉमिस कर देते हैं अपने लोगों को। ठीक है, तो उनकी स्पीच खत्म हो जाती है, उन्होंने भी ओथ जो है वो अपनी ग्रहण कर ली। जैसे उनकी ओथ खत्म होती है तो ऊपर हवा में हेलीकॉप्टर उड़ने शुरू हो जाते हैं और जेट वेट जो है चलने शुरू हो जाते हैं। मिलिट्री जो थी ना, जो एयर फोर्सेस थी, वो अपना प्रदर्शन दिखाना शुरू कर देती हैं। फिर क्या होता है कि कुछ वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े मिलिट्री के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो नेल्सन मंडेला जी को ऐसे सैल्यूट करते हैं। तो नेल्सन मंडेला जी जो है बड़े खुश होते हैं और बताते हैं हमारे को, बताने रीडर्स को कि देखो ये वही जो है मिलिट्री ऑफिसर्स है, अगर आज से कुछ सालों पहले की बात होती तो ये मुझे उठा के जेल में बंद कर देते। क्यों? क्योंकि तब तो अपार्थाइड चल रहा था। और आज हमारे यहाँ पे कितना जो है डिफरेंस आ चुका है कि आज मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ एंड ये लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं कि आज डार्क स्किन पीपल, वाइट स्किन पीपल सब इक्वल हैं उनकी कंट्री में। तो वो कहीं
ना कहीं खुश होते हैं, ठीक है। फिर वहाँ ऊपर आ जाते हैं हवा में इम्पाला जेट, सब लोग उन्हें देखते हैं और वो जो है साउथ अफ्रीका का जो झंडा था उसके जो है कलर्स वो पीछे से वो जो है लीव कर रहे थे, ठीक है। तो पूरा एक ब्यूटीफुल सा जो है वहाँ माहौल बन जाता है उनके आसमान में। उनके जो झंडे थे उनके सारे कलर्स का कौन कौन से कलर थे ये देख लो आप, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन। जो उनके साउथ अफ्रीका का नया झंडा था उसके कलर जो है आसमान में पूरे फहर रहे थे, ठीक है, जो है लहर रहे थे। तब उसके बाद जो है वो लोग जो है नेशनल एंथम गाते हैं। अब 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं, ठीक है। अब जो है दोनों नेशनल एंथम का नाम क्या आप यहाँ पे रीड कर लो, निकोसी सिकेले ए अफ्रीका और जो है दूसरा था दाई स्टेम, ठीक है। अब वो बताते हैं कि इस दिन पे ब्लैक वाले जो लोग थे उनको जो नेशनल एंथम आता था वो वाइट वालों को नहीं आता था और वाइट वालों को ब्लैक्स का नहीं आता था। दोनों को एक दूसरे के नेशनल एंथम याद नहीं थे, बट धीरे धीरे हम सब जो है ये दोनों नेशनल एंथम जो है मन से याद कर लेंगे, क्योंकि अब उस कंट्री के अंदर साउथ अफ्रीका में व्हाइट स्किन एंड डार्क स्किन पीपल वर ऑल टुगेदर पीसफुली, सब साथ में रहने वाले। तो कहते हैं अब सब अच्छे से कुछ समय में हम लोग एक जो है दोनों के दोनों नेशनल एंथम को याद कर लेंगे, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे आपको पूरा सेरेमनी का पता चल गया कि क्या बढ़िया तरीके से वो फंक्शन चल रहा था। फिर फंक्शन के बारे में बताते बताते वो थोड़ा सा हमें कहते हैं कि पता है तुम लोगों को कि ये जो हमारे यहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम शुरू हुआ था वो कैसे हुआ था, वो हुआ था एंग्लो बोर वॉर के बाद, जिस समय पे मैं पैदा भी नहीं हुआ था तभी ये जो है सिस्टम शुरू हो गया था, जहाँ व्हाइट स्किन पीपल ने, ये गोरों ने जो है जो डार्क स्किन पीपल थे उन पर अत्याचार शुरू कर दिया था। बट आज थैंकफुली 20th सेंचुरी हो चुकी है, आज मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, आज जाके जो है ये जो है सिस्टम एंड हो गया है। तो वो मन से बहुत खुश होते हैं कि फाइनली अपार्थाइड जो है उनकी कंट्री से चला गया है। और फिर वो थैंक यू करते हैं उन लोगों को जिनकी वजह से, जिनके बलिदानों से, जिनके सैक्रिफाइसेस से ना ये सब हो पाया पॉसिबल, जिनकी वजह से जो है उनके कंट्री के जितने लोग जिन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी जो है अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए, नेशन के लीडर्स हो गए, देशभक्त हो गए, उनको याद करते। कहते मेरे अकेले का थोड़ी है सब कुछ, क्या सब कुछ मैंने ही करा है? नहीं, बहुत सारे लोगों के मिल के एफर्ट्स थे, तब जाके हमें फ्रीडम मिला है। तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का जो है यहाँ पे आपको फोटो दे रखा है और उनके नाम बता रखे हैं, पता नहीं फोटोज लोड नहीं हो रही है तो मैं अलग से फोटो लगा दूंगी, ठीक है। तो बहुत सारे जो है फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, पेट्रियट्स को याद करते हैं, वो देशभक्तों को जिनके सैक्रिफाइसेस से उनकी कंट्री में से अपार्थाइड जो है एंड हुआ। कहते हैं ओलिवर टैम्बो, इन सब का आप नाम रीड कर लीजिए, ठीक है। ऐसे लिखने को नहीं आएगा बट फिर भी ये लोग थे जिनकी वजह से, जिनकी मेहनत से जो आज अपार्थाइड सिस्टम वहाँ से हट गया था। और वो कहते हैं सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे मेरी कंट्री के जो लोकल लोग भी थे ना, जो लोकल ब्लैक्स थे जो सब वहाँ पे रहते थे, उन सब ने इतनी हिम्मत दिखाई। कभी किसी को सड़क पे पीटा जाता था, कभी किसी को जो है किसी के फैमिली से दूर कर दिया जाता था, सब ने जो है हिम्मत दिखाई और जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाया, साहस दिखाया, तब जाके हम इससे बाहर निकल पाए हैं, ठीक है। और वो कहते हैं इस सब चीज़ों से मैंने क्या सीखा, जो मेरी कंट्री पे मेरे लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, उससे मुझे ये समझ में आया कि जो करेज होता है उसका रियल मीनिंग क्या है। अब यहाँ से बनेगा सेकंड क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली कि नेल्सन मंडेला को क्या समझ में आता है कि करेज का मीनिंग क्या है। तो जैसे हम वो माउंटेन ड्यू के ऐड में देखते हैं ना, भाई डर के आगे जीत है, ठीक है। तो वो यही चीज़ हमें समझाते हैं कि भाई करेज मतलब, उन्हें क्या समझ में आया, करेज मतलब वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता है। करेजियस, साहस, बहुत हिम्मत वाला इंसान वो होता है जिसने अपने डर के आगे जीत पा ली है। उन्हें ये भी पहले ही समझ में आ गया था, हमें तो माउंटेन ड्यू के ऐड में दिखाया गया है, उनको पहले ही समझ में आ गया था अपनी कंट्री के में जो उन्होंने देखा उसके बाद में कि भाई करेजियस वो हैं जिन्होंने डर के आगे जीत पा लिया। डर तो सबको लगता है बट वो लोग जो है डरे नहीं और उन्होंने लड़ाई करी और अपनी कंट्री को आज़ाद करा लिया अपार्थाइड सिस्टम से, ठीक है। फिर फाइनली वो थोड़ा सा ना अपना बताते हैं, कुछ अपना लेक्चर देते हैं वो हेट के ऊपर, नफरत के ऊपर, क्योंकि उनकी कंट्री में क्या हो रहा था, अपार्थाइड में क्या नफरत ही तो थी भाई। गोरे लोग जो है इतनी नफरत कर रहे थे डार्क स्किन पीपल के साथ कि उन पे अत्याचार कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि जो नफरत है वो बहुत गलत चीज़ है। नफरत जो है इंसान को सिखाई जाती है, तुम किसी को पट्टी पढ़ा के उसको कहते हो कि तुम इससे नफरत करो, बट जो प्यार है वो तो हमारे में दिल से जब हम पैदा होते हैं तब से होता है। जैसे आप छोटे बच्चों को देखोगे ना, वो किसी से नफरत नहीं करते, वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, हम किसी से अच्छे से बात करेंगे, किसी से नहीं, किसी से जेलस होंगे, किसी को हेट करेंगे। तो ये बड़े होते होते हमें सिखाया जाता है हमारी सोसाइटी के थ्रू। तो वो कह रहे हैं कि भाई सोसाइटी को ऐसा बनना चाहिए कि लोगों को प्यार करना सिखाए, सिंपल, ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वो एक बात हमें बताते हैं अपने वहाँ की, जब वो जेल में हुआ करते थे। वो कहते हैं जब मैं जेल में था ना तो कई बार ऐसा होता था कि हमें बहुत पीटा जाता था। तो वहाँ के जो प्रिजन के कुछ गार्ड्स होते थे, कई बार उनमें से कोई एक गार्ड जो था थोड़ा सा परेशान हो जाता था जो है हमें पिटता हुआ देख के या हमें मारते हुए। तो तब मुझे रियलाइज़ होता था कि चलो ठीक है भाई, दुनिया में इंसानियत बची है, ख़त्म तो है नहीं
नहीं हुई है। तो कहते थे वो मेरे को एक मोटिवेशन की तरह काम करता था, क्योंकि ये 30 साल तक लगातार जेल में रहे थे अपनी कंट्री को आज़ादी दिलवाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी एक मतलब उम्मीद मिलती थी कि ठीक है चलो इंसानियत जिंदा है दुनिया में, इंसानियत एंड नहीं हुई है। ठीक है, अब लास्ट में ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ चुका है आपका, ये समझ लो। लास्ट में वो बताएंगे दो चीज़ें, ट्विन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखो, ऑब्लिगेशन मतलब होता है ड्यूटीज़। अब वो बता रहे हैं दो ड्यूटी जो हर एक इंसान को ज़रूरी होती है अपनी लाइफ में फुलफिल करने के लिए। एक ड्यूटी वो कहते हैं होती है हर इंसान की अपनी फैमिली की तरफ, वो अपनी फैमिली के लिए अच्छा करे, ठीक है, और दूसरी होती है अपनी कंट्री की तरफ कि वो अपनी कंट्री के लिए भी कुछ अच्छा करे। और उन्हें कहते हैं वो कि मुझे अपनी कंट्री में रह के समझ में आ गया था कि ना ही मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ सही से कर पा रहा हूँ, जो मैं करूँगा उसमें वाइट स्किन पीपल मुझे रोक देंगे, ना ही मैं अपनी कंट्री को फ्रीडम के लिए कुछ कर पा रहा था। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस है और मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे फ्रीडम स्ट्रगल का मेंबर बनना पड़ेगा। पहले वो भी अपनी ज़िंदगी एक आम आदमी की तरह जी रहे थे, बट जब उनको जो है रियलिटी समझ में आई कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, डार्क स्किन पीपल के साथ क्या हो रहा है, तो फिर उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू करे। वो एक लॉयर से आप मानो एक क्रिमिनल बन गए। उन्होंने इतने सारे लॉज को तोड़ा और इतने सालों जेल रहे और फिर जाके आज़ादी मिली उनकी कंट्री को। ठीक है, तो दो ड्यूटी थी और वो कहते हैं मैं तो ये दोनों ड्यूटी ही, अगर मैं कुछ परिवार के लिए करना चाहूँ तो वो भी नहीं कर पाता था, देश के लिए करना चाहूँ वो भी नहीं कर पाता था। तो तब जाके मुझे समझ में आया मुझे फ्रीडम के लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि उनको पहले फ्रीडम क्या लगता था, जब वो छोटे थे कहते हैं मेरे लिए फ्रीडम था पापा की बात मानूंगा, बाकी जो है जो मेरा मन करे मैं करूं, बट हाँ घर वालों की बात सुननी है, बाकी तो जो कर सकता हूँ करूँ, वो फ्रीडम था। कॉलेज में आया तो दिन भर जो है रात को जहाँ मर्जी मैं घूमूं फिरूं, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जीऊँ, वो मुझे फ्रीडम लगता था। शादी हो गई तो मेरे को फ्रीडम ये लगता था कि अच्छा खासा पैसा कमा लूँ, अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर लूँ, मेरे को ये सब चीज़ें फ्रीडम लगती थी। बट एट दी एंड उनको समझ में आता है अपनी कंट्री में रह के कि वो बिकॉज ही वॉज अ डार्क स्किन, तो इसलिए वो फ्री नहीं है। जब तक ये अपार्थाइड खत्म नहीं होगा तब तक वो फ्री नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस तब ज्वाइन करी और जो है मैं एक लॉयर, एक क्रिमिनल बन गया, इतने लॉज मैंने तोड़े, अपनी फैमिली से मैं इतना प्यार करता था, मैं इतने साल अपनी फैमिली को छोड़ के जेल में रहा, कभी कहीं ना कभी कहीं ना, और फाइनली ये सब सैक्रिफाइसेस के थ्रू सिर्फ मेरे नहीं मेरे पूरे कंट्री के भी हमने अपार्थाइड सिस्टम को एंड कर दिया। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। और लास्ट में वो एक चीज़ और ऐड करते हैं, तो ये भी पढ़ लो। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ऑपरेसर है, अब जो ये हमारा अपार्थाइड सिस्टम एंड हो गया है, इससे एक फ़ायदा और हुआ है कि ऑपरेसर मतलब क्या हुआ हिंदी में, अत्याचारी। वो कहते हैं जो अत्याचार करता है आज वो भी जो है फ्री हो गया है। फ्री हो गया मतलब क्या हुआ भाई, अत्याचारी को क्या फ्रीडम की जरूरत है, उसके तो मजे है, वो तो अत्याचार कर रहा है। तो वो कहते हैं नहीं, जो अत्याचार कर रहा है वो भी फ्री नहीं होता है, वो नफरत के जो है प्रिजन में रह रहा होता है। क्योंकि अगर आप किसी पे अत्याचार कर रहे हो ना तो आप भी गलत ही कर रहे हो, आप नफरत के अंदर भरे हुए हो। तो वो कह रहे हैं आज जब अपार्थाइड एंड हो चुका है तो जो ऑपरेसर्स थे हमारे वो भी फ्री हो गए हैं, अब वो भी जो है कुछ गलत नहीं करेंगे, वो भी इंसानियत जो है उनके अंदर आ जाएगी और हम भी जो है अब इंसानियत से अपने हक के साथ अपनी कंट्री में जी सकते हैं। विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो ये स्टेजेस याद रखना, स्टार्टिंग में सेरेमनी से पहले का पता चल गया ना आपको क्या हुआ था, और फिर सेरेमनी के बाद में वो हमें बताते हैं कि क्यों उन्होंने जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन करा था, क्यों वो एक जो है फ्रीडम स्ट्रगल के मेंबर बने, और जो है क्या चीज़ जो थी उनको जो है लगा कि भाई मैं भी जो है पार्ट लेता हूँ अपने फ्रीडम स्ट्रगल में और मैं जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ूंगा। तो वो तब उन्हें लगा था जब उन्हें पता चला मेरी 2 ड्यूटी और मैं एक भी परफॉर्म नहीं कर पाऊँ, मेरा फ्रीडम जो है मुझे नहीं मिल रहा है तब। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं अब इस चैप्टर को। अब पढ़ते हैं अपना अगला चैप्टर। अब यहाँ से हाँ बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो वो बेस क्वेश्चन में पढ़ लेना। जो जो क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से बन सकते हैं वो मैं आपको विद इन 10 क्वेश्चंस कवर करा दूंगी, फिर एग्जाम में किसी भी लैंग्वेज में आ जाए यू विल बी एबल टू आंसर इट। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें ना 2 पार्ट है, पहले पार्ट में चिड़िया की कहानी पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में एरोप्लेन की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट को चैप्टर के, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें क्या है, आप एक चिड़िया के बारे में पढ़ोगे जो होती है एक सीगल। सीगल कौन होती है, सी के पास में रहती है, ऐसी दिखती है, देख लो। ठीक है, अब ये जो सीगल है इसके पूरे अपना एक परिवार हैगा और ये जो है एक चट्टान के ऊपर रहते हैं और चट्टान के आगे बहुत बड़ी सी सी। ठीक है, अब ये जो सीगल है इसके साथ एक दिक्कत है कि भाई इसे उड़ने से डर लग रहा है। वैसे ये सीगल है, ये उड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से उड़ना सीख जाएगा, बट पता नहीं क्यों इसे क्या हो गया है गाइस, इसको डर लगता है। जैसे ये जो है किनारे पे जाता है चट्टान के, उड़ने की कोशिश करना भी चाहता है तो इसे नीचे जो है सी देख के डर लग जाता है, इसे लगता है ये गिर जाएगा और डूब जाएगा। इसके जो छोटे भाई बहन हैं जिनके पर इससे छोटे हैं, सब लोगों ने उड़ना सीख लिया और ये बेचारा है अपनी चट्टान पे अकेला बैठा हुआ हैगा, ये उड़ नहीं पा रहा, डर जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसकी फैमिली वालों ने इसे बोला कि नहीं भैया तुझे उड़ना
उड़ना तो सीखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ज़िंदगी चलेगी। तुम्हें खुद से जो है शिकार करना आना चाहिए, पेट कैसे भरोगे अपना, खाना खाने के लिए उड़ना पड़ेगा। बट ये क्या करे, ये डरे जा रहा था। तो इसकी फैमिली ने क्या करा, इसको बिल्कुल इग्नोर मारना शुरू कर दिया, इससे बातचीत कर दी, बिल्कुल बंद, इसको कर दिया बॉयकॉट। ठीक है, ये अपनी चट्टान पे अकेला था, सारे भाई बहन इसके उड़ गए, मम्मी पापा उनके साथ इंजॉय कर रहे थे, उनको उड़ना सिखा रहे थे। इसके बड़े भाई ने अपनी पहली मछली पकड़ी इसके सामने, वो उसको खा रहे थे, उसको एनकरेज कर रहे थे। उधर से थोड़ा बहुत इसको टॉन्ट भी मार रहे थे उड़ते हुए। इसके मम्मी पापा एक बार आके इसको समझा के भी जाते कि बेटा उड़ना पड़ेगा, उड़ना सीखो, ये वो। बट क्या करे, अभी ये बेचारा डर रहा था। ठीक है, फिर इसके मम्मी पापा क्या करते हैं, इसकी वाली चट्टान पे आके रहते ही नहीं है। सामने इनकी चट्टान की एक प्लेट्यू था, वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। वहीं पे इसके भाई बहन भी होते हैं, मम्मी पापा भी होते हैं। पूरा एक दिन बीत जाता है, ना ही सीगल से कोई बात करता है, ना ही इसे कोई खाना खिलाता है। तो बुरा मत मानना अगर तुम्हें लग रहा है इसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों करा जा रहा है। तो ये ट्रीटमेंट करने का सिर्फ एक रीज़न था कि मम्मी पापा चाह रहे थे कि बच्चा उड़ना सीख जाए, वरना कल को क्या करेगा। तो सब उड़ रहे थे और ये देख लो, ये बेचारा यहाँ उनको देख के तरसता रहता था कि मेरे से कोई बात कर ले, मुझे खाने को दे दे। नहीं, सब ने करा इसे टोटल इग्नोर। अब पूरा एक दिन बीत चुका था, अगले दिन की दोपहर हो गई और ये बहुत भूखा प्यासा था। तो इसने सोचा अब क्या किया जाए, ये तो ऐसा इग्नोर कर रहे हैं, बिना उड़े तो ये मानेंगे नहीं, तो चलो कुछ मेलो ड्रामा सा कर देता हूँ, थोड़ा मेरे पे तरस खा गई, शायद कुछ मुझे खाने को दे दे। तो ये एक ड्रामा रचता है। क्या करता है ये था अपनी इस चट्टान पे, सामने वाले जो है प्लेट्यू पे इसके मम्मी पापा थे। तो ये पहले चट्टान पे अपनी थोड़ी सी आगे आता है निकल के, एक वो थी जगह सी पत्थरों के नीचे, वहाँ ये छुप के रहता था। तो उससे बाहर निकल के चट्टान के किनारे पे आके जो है ऐसे अपनी एक आंख बंद कर लेता है और एक पैर को ऐसे ऊपर कर लेता है। अगर तुम्हें पता हो चिड़िया तो एक जो फोल्ड करके सोती है वो एक लेग को, तो सोने की एक्टिंग करता है। कोई इसके इस मेलोड्रामा पे इस पे तरस नहीं खाता, कोई ध्यान नहीं देता कि ये कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है या बच्चा भूखा है, नहीं, कोई ध्यान नहीं देता, ना भाई बहन ना इसके पापा। फिर ये देखता है भाई मेरी मम्मी क्या कर रही है। तो इसकी जो मम्मी थी सीगल की, वो एक बड़ी सी जो है रॉक के पीस के ऊपर अपनी बीक मार रही थी। क्यों मार रही थी, क्योंकि उसके पास एक फिश थी, उसे वो फिश खानी थी। तो फिश खाने के लिए पहले वो अपनी बीक को शार्प कर रही थी। तो जब इसने देखा भाई मम्मी के पास है फ्रेश फिश, तो ये हो जाता है पागल सा, चिल्ला के अपनी मम्मी को आवाज लगाता है ग ग ग। तो सीगल लैंग्वेज भी सीख लोगे आप तुम इस बुक से, ठीक है। तो ये अपनी मम्मी को आवाज लगाता है ग ग ग। उधर से मम्मी डांट के कहती है ग कोला, मतलब क्या हो गया भाई कि तुम जो है, मम्मी ने डांट दिया कि कोई नहीं मिल रही तेरे को, बैठा रहे चुपचाप वहाँ पे। फिर दोबारा चिल्लाता रहता है। तो अब इसकी मम्मी क्या करती है, एक ट्रिक करेंगी इसके साथ में। वो जो है फिश का पीस लेके उड़ के इसके सामने आई और ये हो गया बिल्कुल पागल कि भाई ठीक है मेरी तो स्ट्रैटेजी वर्क कर गई, तरस खा के मम्मी खाना खिलाने आ रही है। बट मम्मी थी इसकी बहुत ट्रिकी। तो मम्मी ने क्या करा, फिश लेके इसके सामने जब आ रही थी तो आधे रास्ते में जो है वो फ्लाई करते हुए आसमान में ही रुक गई। तो ये हो गया कि भाई ये तो भाई साहब था यहाँ इस चट्टान पे, और ये देखो इसकी मम्मी इधर अभी भी यहाँ पे उड़ रही है हवा में। तो ये सोचता है कि अरे मम्मी अभी तो मेरे सामने खाना लेकर आ रही थी, एकदम से क्यों फ्लाई करने लगी बीच रास्ते में क्यों रुक गई। आप इमेजिन करो खुद इसको कि जो है वो चट्टान पे आके नहीं रखा उन्होंने फिश उसके लिए, वहीं हवा में बीच रास्ते में रुक गई हैं। तो ये क्या करता है, इतना सोचने का अब इस पर टाइम नहीं होता क्योंकि इसे बहुत भूख लग रही थी। तो ये ऐसा एक्साइटेड होकर कि नहीं मुझे तो खाना खाना है, ये भागता हुआ जाता है चट्टान से और जंप मार देता है। वही जंप मार देता है जिसे जंप मारने से ये बहुत दिनों से डर रहा था, क्योंकि इसे लगता था नीचे गिर जाएगा और डूब जाएगा। बट अब ये भूखा प्यासा था तो अपनी मम्मी को देखा कि भाई वो हवा में सामने है और मुझे खाना मिल जाएगा, तो जंप मारता है। जैसे ही जंप मारता है तो आंटी की स्ट्रेटेजी काम कर जाती है, सीगल आंटी की जो इसकी मम्मी थी, और ये बच्चा उड़ना शुरू कर देता है। ये इसके विंग्स ऐसे खुलते हैं, इसको हवा महसूस होती है अपनी विंग्स को कट करते हुए। फिर वो जो है अपने विंग्स को फ्लैप करता है एंड उड़ना शुरू कर देता है। शुरू में इसे थोड़े से चक्कर आते हैं बट फिर बढ़िया से उड़ने लगता है। फिर इसके पापा, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सब आ जाते हैं, आपस में इसके पास आके जो है उड़ना शुरू कर देते हैं। उन सबको खुशी होती है कि भाई बच्चा हमारा उड़ना सीख गया, ठीक है। फिर ये पूरे डाइव वाइव मार के बढ़िया से उड़ता है, ठीक है, हर एक तरीके से उड़ना ये सीख लेता है। फिर इसकी जो फैमिली थी ना वो नीचे जो है सी के ऊपर जाके बैठ जाती है और जो है इसको भी बुलाती है कि तू भी आ जा, आज ये पहले दिन के लिए बहुत है, इतना ये नहीं कि भैया पूरा किलोमीटर उड़ के आएगा, तू भी नीचे आ जा। बट अब जब ये नीचे आ रहा होता है तो नीचे आते हुए भी इसको जो है सी पे बैठने के लिए, जो जैसे बर्ड्स वगैरह होती है वो फ्लोट करती है सी पे, इसको उसमें भी डर लगता है कि कहीं मैं डूब ना जाऊँ। बट ये थक चुका था उड़ के, तो ये अपने आप ही नीचे आना शुरू कर देता है और ये सी का जो वो होती है, समुद्र की जो लहरें होती है उस पर बैठता है। जब बैठता है तो भी डरता है कि भाई डूब जाऊंगा,
बट क्योंकि सी में इसकी जो बॉडी है वो सपोर्ट करेगी फ्लोट को, तो ये फ्लोट करता है। जब ये फ्लोट करता है तो चैन की सांस लेता है, ठीक है भाई अब मैं डूब नहीं रहा हूँ। और ये और इसकी फैमिली पूरे के पूरे यहाँ सी पे बैठी होती है और फिर इसके मम्मी पापा इसको खिलाते हैं छोटी छोटी डॉग फिश के टुकड़े तोड़ तोड़ के कि चल भैया बच्चे ने तो 1.5 दिन से कुछ नहीं खाया, इसे खाना तो खिला दे, और इसको खाना भी खिला देते हैं और ये उड़ना भी सीख लेता है। यहाँ पे ये चैप्टर एंड। इसका मैसेज ये होता है कि भैया डर के आगे जीत है। तो भाई इस बच्चे ने अपने डर पे जो है जीत हासिल कर ली अपनी मम्मी की मदद से। चलो पढ़ते हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ये है एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी चैप्टर जिसका रहस्य आज तक नहीं खुला है। कम से कम 5 साल से मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ और हर साल हर बच्चे से पूछती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है क्या है इसका राज। तो क्या होता है, एक पायलट है, उनके पास एक बहुत पुराना सा खचरा सा प्लेन है जिसका नाम है डेकोटा DS-088। और जो है एक बात बताना चाहती हूँ तुम्हारे को, ये याद कर लो, ये नंबर डेकोटा DS-088 एग्जाम में लिखने को आएगा। और एक बच्चे ने मुझे अभी रिसेंटली जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था कमेंट करके पूछा था कि दीदी इसके प्लेन में और लोग तो नहीं बैठे थे ना? तो नहीं, ये अकेला था अपने प्लेन के अंदर, ठीक है। तो ये अकेला अपना प्लेन लेके जो है जा रहा था, कहाँ से ये जा रहा था, इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। इंग्लैंड में इसका घर था। ये पायलट जी इंग्लैंड जा रहे थे और ये अपने घर पे छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। इस समय ये कहाँ पे थे, ये फ्रांस के जो पेरिस शहर है उसके ऊपर उड़ रहे थे। करीब करीब आप मान लो 1:30 बज गया था रात का और जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम था, कोई बादल वादल नहीं थे आसमान के अंदर। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि चल भाई जल्दी से घर पहुँचूंगा अपना इंग्लैंड और जाके सुबह सुबह मस्त सा ब्रेकफास्ट करूँगा जैसे ये लोग करते हैं, ठीक है। तो फिर ये नीचे आवाज़ लगाता है, यानी कि वो इन लोगों के पास ना ऊपर रेडियो होता है, उससे ये जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं जो है पायलट जी और वहाँ पे बोलते हैं कि हेलो हेलो मैं हूँ डेकोटा DS-088 का पायलट, हेलो हेलो मैं हूँ डेकोटा DS-088 का पायलट, क्या आप मुझे सुन सकते हो? और मैं जो है इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, नीचे कंट्रोल रूम को बता देता है। तो वहाँ कंट्रोल रूम से रिप्लाई आ जाता है, हाँ जी डेकोटा DS-088 हम आपको सुन सकते हैं, अब आप जो है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ इंग्लैंड पहुँचने के लिए। तो इसे नीचे से कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं कि ये अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घुमाना है इंग्लैंड पहुँचाने के लिए। तो ये पर्टिकुलरली वैसा ही करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं गाइस, आप मान लो जब ये उस तरफ मोड़ते हैं तो अपना मैप चेक करते हैं अच्छे से, अपना कंपास चेक करते हैं। और इस समय पे इनके जो फ्यूल टैंक था अपने जो है जो चलाने के लिए एरोप्लेन को यूज़ आता है वो सेकंड वाला ऑन कर देते हैं। तो दूसरे फ्यूल टैंक पे ये शिफ्ट कर चुके थे। बस वो सोचते कि अरे अब तो जल्दी से मैं अपने घर पहुंच ही जाऊंगा, ठीक है। अब ये चला रहे होते हैं, प्लेन चला रहे होते हैं, 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका होता है पेरिस। और तब ये नोटिस करते हैं कि एकदम से जो है आसमान में तूफान बन जाता है, बहुत घने घने बादल आ जाते हैं और इनके सामने आ जाता है घना तूफान। अब ये आ जाते हैं कोई डिलेमा में कि अब क्या करें, कन्फ्यूजन में कि अब क्या करें, क्योंकि जो है उस तूफान के जो है ऊपर से निकल के जाना, नीचे से निकल के जाना, साइड से निकल के जाना पॉसिबल नहीं था, इतना फ्यूल भी नहीं था इनके पास। और अगर तुम सोचो भाई प्लेन मोड़ के वापस चले जाओ, कल चले जाना अपने घर, तो वो करने का इनका मन नहीं था। इन्हें बहुत जल्दी अपने घर जाने की, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की। तो ये सोचते हैं यार पेरिस मुड़ के जाने का तो अब मेरा मन नहीं है, तो क्यों ना मैं इस तूफान के अंदर ही अपने प्लेन को ले जाऊं, ठीक है। तो ये भैया इन्होंने माउंटेन ड्यू पी के चले थे ये प्लेन चलाने के लिए। तो ये जो है निकल पड़ते हैं अपना प्लेन लेके उस तूफान के अंदर। जैसे ही तूफान के अंदर जाते हैं सब बिल्कुल शांत हो जाता है, सब बिल्कुल ब्लैक हो जाता है और इनका इनका प्लेन जो है वो जो है पूरा जो है आप मानो कि इधर से उधर हिलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो देखते हैं कि क्या होता है, काले घने अंधेरे में इन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, इनका कंपास पूरा खराब हो जाता है। ये रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं नीचे अपने जो है कंट्रोल रूम को, अब कोई जवाब नहीं आता क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। कंपास की जो वो नीडल होती है वो गोल 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 घूमने लगती है, रेडियो डेड, सब चीज़ें धीरे धीरे डेड होने लगती है और प्लेन बिल्कुल इनका क्रैश होने वाला होता है। तो इतने में ही क्या होता है कि इन्हें उस काले घने अंधेरे के अंदर सडनली दिखाई देता है एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन, बड़ा सा एरोप्लेन होता है, उसके ऊपर कोई लाइट नहीं लगी होती। वैसे अगर कभी तुम रात में एरोप्लेन देखोगे तो उस पर लाइट टिम 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 कर रही होती है, बट वो कहते हैं कि यार उस वाले एरोप्लेन में कोई लाइट नहीं थी। और उन्हें उस काले अंधेरे में दिखता है कि वो काले एरोप्लेन का जो पायलट था वो उनको ऐसे हाई करता है और कहता है चलो मेरा पीछा करो। तो इन्होंने क्या करा, उसका पीछा करना शुरू कर दिया छोटे बच्चे की तरह कि ये मुझे स्टॉर्म से बाहर निकालेगा। लगभग आधे घंटे तक ये उसका पीछा करते रहते हैं काले घने स्टॉर्म के अंदर। और इतने में ही ये नोटिस करते हैं कि भाई मेरा तो जो फ्यूल
फ्यूल टैंक है, अब जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, 10 से 15 मिनट ही और मेरा प्लेन चल सकता है। तो ये घबरा जाते हैं, अब क्रैश हो जाऊँगा। बट तभी क्या होता है, जो घना अंधेरा था, जो पूरा का पूरा आप मान लो ये था स्टॉर्म, ये छट जाता है, हट जाता है स्टॉर्म, और बिल्कुल क्लियर स्काई इनके सामने आ जाता है और एकदम से वो ब्लैक एरोप्लेन भी गायब हो जाता है। देखो ये रहा ब्लैक एरोप्लेन, ये रहे हमारे पायलट। तो अब ये स्टॉर्म से बाहर आ गए, ब्लैक एरोप्लेन गायब हो गया और इन्हें नीचे अपने दिखता है रनवे, जहाँ पे ये प्लेन को लैंड करा सकते हैं। तो ये जल्दी से प्लेन को लैंड करा देते हैं और फिर देखते हैं कि भाई वो ब्लैक एरोप्लेन वाला कहाँ गया। इन्हें लगा होगा कि उसने लैंड करा लिया होगा प्लेन को, तो फिर एक कन्फ्यूजन में आते हैं। तो वहाँ पे जो रनवे के पास में जो कंट्रोल रूम था, वो कंट्रोल रूम वाली जो वहाँ पे दीदी बैठी थी, उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैम आप मुझे बता दो कि ऊपर मेरे साथ में कौन सा प्लेन था और मुझे उन पायलट को थैंक यू करना, उन्होंने मेरी इतनी मदद करी तूफान में ऊपर। तो वो बड़ा हंस के जवाब देते कि सर आपके साथ में तो कोई प्लेन था ही नहीं ऊपर, आज तो आप अकेले ही प्लेन उड़ा रहे हो तूफान में अपना। तो फिर ये उसको कुछ नहीं कहते हैं, बाहर आ जाते हैं और क्वेश्चन करते रहते हैं कि भाई कौन था वो एरोप्लेन वाला जिसने काले घने अंधेरे में से मुझे बाहर निकाला, तूफान में से बाहर निकाला, कौन था जो रात को एरोप्लेन बिना लाइटें लगाए घूम रहा था, हु वॉज ही और शी। इन्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हें आया तो ज़रूर बताना कि वो क्या चीज़ थी, वो क्या पावर थी जिसने जो है ब्लैक एरोप्लेन के पायलट की मदद की थी। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ओके, तो अब पढ़ते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो इसमें हम जानेंगे एन फ्रैंक के बारे में। एंड इफ़ यू डोंट नो, एन फ्रैंक की एक पूरी नॉवल है जिसका नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एंड ये वर्ल्ड की बेस्ट सेलर नॉवेल्स में से एक है। यहाँ पे एन फ्रैंक कौन है गाइस? ये वो बच्ची हैं जो हिटलर का अत्याचार जिन्होंने सहा था। बहुत सारे ऐसे जूइश पीपल है जिन्होंने जो है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में जो है हिटलर के अत्याचारों को सहा था, और उनमें से एक है एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का जो बर्थ हुआ था ना, वो जर्मनी के शहर में हुआ था। बट फिर क्या होता है, जर्मनी में तो हिटलर ने जूस को मारना शुरू कर दिया, तो इनके पापा क्या करते हैं, एम्स्टरडैम की एक शहर में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। बट फिर वहाँ क्या करता है, फिर हिटलर वहाँ पे भी आके अपना रूल शुरू कर देता है और अत्याचार शुरू कर देता है। तो इनके पापा क्या करते हैं, एनी फ्रैंक के, या एन फ्रैंक कहना चाहिए, इनके पापा जो है अपनी फैमिली को लेकर अपने ऑफिस के ऊपर एक एटिक थी, छत थी, उसमें कुछ कमरे थे, वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और ये लोग छुप के रहते हैं, हाइडिंग पे रहते हैं। ठीक है, और ये जो एन फ्रैंक है, ये पूरा हाइडिंग के समय पे उन्होंने एक अपनी डायरी लिखती थी। डायरी जैसे लिखते हैं ना लोग रोज रात को, वैसे ही ये रोज अपनी डायरी लिखती थी। और आज आप उनकी ही डायरी पढ़ने वाले हो, बट पूरी डायरी नहीं पढ़ोगे, डायरी का एक चैप्टर पढ़ने वाले हो। जब वो स्कूल जाया करती थी ना, जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुआ करती थी, तब के टाइम के आप एक किस्सा पढ़ने वाली हो, और कैसे उन्होंने डायरी लिखना शुरू करा था एन ने, ये आप जानोगे। जब कभी लाइफ में टाइम मिला, ये डायरी जरूर पढ़ना, यानी कि ये नॉवल पूरी पढ़ना। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल नॉवल है ये। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एन फ्रैंक की जो है चैप्टर को। ठीक है, तो जैसे ही एन फ्रैंक को जिस दिन पे डायरी मिलती है, तो भाई उनका बर्थडे था, बर्थडे पे गिफ्ट में उनको ये डायरी मिली थी, ऐसे रेड से कलर की थी। इसका ये एक नाम भी रख देती है, अपनी डायरी का नाम ये रखती है किटी। और ये अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी कि भाई जैसे कई बार ना, देखो हमारे साथ भी ऐसा होता है, बहुत सारी बातें हमारे मन में होती हैं, वो हम अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बता नहीं पाते, ये सोच के कि ये हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो एन ने भी डायरी लिखना यही सोच के करा था कि ये जो पेपर होते हैं ना, पेपर में बहुत पेशेंस है, मैं जो पेपर को बताऊंगी वो सुन लेगा। तो वो कहते हैं मेरे दिल में बहुत बातें थी, लोगों को तो लगेगा छोटी सी हूँ मैं, क्या बातें होंगी, बट मैंने डायरी लिखना शुरू करा क्योंकि मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं था। कहने को तो 30 दोस्त है, अच्छी फैमिली, अच्छे घर वाले हैं, बहन भी है, बट जो मन की रियल बात होती थी ना, वो मैं किसी को नहीं कर पाती थी। इसलिए वो ये रेड कलर की डायरी को अपना फ्रेंड बनाती है और इसमें डायरी लिखना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये जब डायरी लिखना शुरू करती हैं तो उसका नाम रखती हैं किटी। ठीक है, तो ये डायरी का नाम किटी लिख देती है, और जो है किटी ने उसका नाम लिखने के बाद पहले किटी को अपने बारे में सब कुछ बता भी देती हैं। जैसे तुम्हारा कोई फ्रेंड मिलेगा तो तुम उसे सब बताओगे, मैं ये हूँ, मेरे पापा ये करते हैं, मम्मी ये करती हैं, तो वैसे ही वो किटी को सब बताती है। अब क्या क्या वो बताती है किटी को, वो आप पढ़ लो। और ये इनका एक तरीके का ना बायोग्राफी की तरह काम करता है। जैसे बड़े बड़े राइटर्स जब भी कोई नॉवल लिखते हैं तो पहले अपना 1 पेज होता है जिसपे वो अपने बारे में बताते हैं। तो एन की डायरी में भी देखो ऐसा ही हो गया, आज के समय पे एक नॉवल है कि ये उनकी बायोग्राफी की तरह काम करता है। ठीक है, तो एन बताती है कि मेरे मम्मी पापा की जब शादी हुई थी तो मेरे पापा 36 साल के थे और जो है मम्मी थी बस 25 साल की। ठीक है, फिर जब इनकी शादी हो जाती है तो मेरी बहन होती है पैदा, वो हुई थी फ्रैंकफर्ट शहर में जर्मनी के। ठीक है, उसके बाद मैं पैदा होती हूँ। एन कब पैदा होती है, 12 जून 1929 एन का बर्थडे है। ठीक है, और ये बहुत समय तक जो है फ्रैंकफर्ट में ही रहते हैं, फ्रैंकफर्ट है जर्मनी के अंदर। बट जब जो है जूइश पे अत्याचार हिटलर का बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है तो इनके पापा जो है शिफ्ट हो जाते हैं
होलैंड में, ठीक है। कब? 1933 में। और सबसे पहले इनके पापा अकेले जाते हैं 1933 में होलैंड बिजनेस सेटअप करने के लिए। फिर उनके पीछे पीछे इनकी मम्मी जाती हैं हॉलैंड के अंदर सितंबर के अंदर। उसके बाद इनकी जो बड़ी बहन है उनको भेज दिया जाता है, और फिर जो है उसके लास्ट में जाती है हमारी एन। तो फिर अब आप सोचोगे कि मम्मी पापा जब हॉलैंड में चले गए तो बच्चियाँ कहाँ थी? तो इतने समय उनकी जो दोनों बच्चियाँ थी वो रहती थी अपनी ग्रैंड मदर के पास, आचेन के अंदर, जो भी जर्मनी का ही कोई शहर है, ठीक है। तो फिर फाइनली कुछ समय बाद सब लोग जो है हॉलैंड में सेटल हो जाते हैं। वहाँ जाके एन का एडमिशन एक मॉन्टेसरी स्कूल में करा दिया जाता है, बच्चों के स्कूल में, और 6th क्लास तक जो है वो उसी स्कूल में जो है कंटिन्यू करती है। 6th क्लास वाली टीचर का नाम बताती है मिसेस क्यूपेरेस। उनसे जब वो दूर हुई थी तो बहुत बुरा लगा था। अब जो है अब वो प्रेजेंट का माहौल बताएंगी आप लोगों को कि अब जो है ना वो बड़े बच्चों के स्कूल में एंटर कर चुकी हैं। एंड आज जो है अब आप डेट पढ़ोगे कि कौन सी डेट की कहानी आप पढ़ोगे, सैटरडे 20 जून 1942 की, कि उनकी क्लास में कुछ बड़ा अजीब सा होने वाला था, वो अपनी डायरी में लिख रही हैं। और जो है उन्होंने एक चीज़ हमारे साथ और शेयर करी है कि उनकी दादी की डेथ हो चुकी थी जो है जनवरी 1942 में। तो वो अपनी दादी को बहुत मिस करती थी और बर्थडे पे उनके लिए अलग से कैंडल भी जलाती थी, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम उनकी क्लास का दिन, जो उनकी क्लास कौन से डेट पे थी, सैटरडे को 20 जून को 1942 को। तो उनकी क्लास में अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि उनका रिजल्ट अनाउंस होने वाला था कि कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा, नेक्स्ट ग्रेड में जाएगा या नहीं जाएगा। तो वो कहती है मेरे सीट के पीछे ना दो लड़के बैठते हैं, उनका नाम था सीएन और जैकस, और दोनों ही पागल हैं एक नंबर के। वो क्या कर रहे थे, बार बार शर्तें लगाए जा रहे थे, जितने पैसे थे उसकी शर्त लगा रहे थे, तू पास होगा मैं पास होगा, तू पास होगा मैं पास होगा, तू फेल होगा नहीं तू होगा, ठीक है। ऐसे आपस में शर्त लगाए जा रहे थे। हमने बोला भी यार चुप हो जाओ, बट वो सुन नहीं रहे थे हमारी बिल्कुल भी। तो जो है वो बतानी पूरी क्लास ऐसी उनके जो है ऐसी ही लगी हुई थी कि कौन पास होगा कौन नहीं। तो उन्हें लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं उनकी क्लास में जो फेल हो सकते हैं, पर वो कहते हैं टीचर्स का कुछ नहीं पता, टीचर्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, पता नहीं किसे पास कर दे पता नहीं किसे ना करे। और वो कहती है खुद का मैं सोच रही हूँ, मैं और मेरी दोस्तों का, जो उनकी फ्रेंड्स थी, कह रही मुझे इतना डर नहीं है, हम तो सब पास हो ही जाएंगे। बस एक सब्जेक्ट था जिसमें एन को डर लग रहा था कि वो पास होंगी या नहीं, और वो था मैथ्स। और उसका एक रीज़न ये भी था, वो कहते हैं कि मेरी बहुत सारे टीचर्स हैं स्कूल में, 9 टीचर हैं, उनमें से मेरी सबसे जो है अच्छी बनती है, बस एक है उनके मैथ्स वाले सर जिनसे वो थोड़ा डरती हैं या फिर वो उनको जो है अनॉय करती हैं, तो उनसे उनकी इतनी बनती नहीं थी पहले। कौन थे उनके मैथ्स वाले सर? उनके मैथ्स वाले सर का नाम था मिस्टर कैसिंग। अब क्यों एन की उनकी इनसे बनती नहीं थी, उसका रीज़न ये था कि एन थी बहुत बातूनी, बहुत बातें करती थी, चटर क्लास में अपना बोलती रहती थी। तो मैथ्स वाले सर उन्हें डांट दिया करते थे या फिर उन्हें कहते थे बेटा बातें मत करो, तो वो उन्हें पसंद नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, एन इतनी बातें करी थी तो मैथ्स वाले सर ने उन्हें क्या करा, अपना बढ़िया सा उनको जो है ऐसे नहीं पनिशमेंट दी कि भैया बाहर खड़े हो जाओ, नहीं भैया, वो टीचर बड़े समझदार थे, उन्होंने एन को एक पनिशमेंट दी। उसमें उन्होंने कहा कि बेटा घर से ऐसे लिख कर लाना, और ऐसे तुम्हें लिख कर लाना है एक टॉपिक पे जिसका नाम है चैटर बॉक्स। ये चटर पटर जो तुम करती हो ना, अपने ऊपर ही ऐसे लिख के लाना। तो वो कह रही मैं घर गई अपना होमवर्क करके, मुझे वो पेपर दिख गया, अरे भैया तो ये लिखना है मैंने। तो कह रही मैंने वो पेपर उठाया और मस्त सा मैंने वहाँ पे ऐसे लिख दिया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वो ऐसे लिखने में, पूरा भर के ऐसे लिख दिया और अगले दिन सर को जाके दे दिया। अब उस ऐसे में उन्होंने क्या लिखा था कि सर खुद चुप हो जाते हैं कि भाई क्या ही बोलूँ इस बच्ची को। तो उस ऐसे में उन्होंने लिखा कि देखो सर, मैं पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी अपनी बातें करने की ये हरकतों को। वैसे तो स्टूडेंट्स का ट्रेट ही होता है बातें करना, स्टूडेंट तो बातें करते ही हैं, बट फिर भी एज अ स्टूडेंट मैं कंट्रोल करूँगी बातें करना। बट मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये जो मैं ना कि मेरी ये हालत ना सुधरने नहीं वाली है, क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि मेरी जो मम्मी है ना वो बहुत बातें करती हैं, बहुत समय बातें करती रहती है। तो इसलिए जो मम्मी से ना ये मुझे इनहेरिटेड ट्रेट है मेरा, और जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा इनहेरिटेड ट्रेट्स को आप ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैं चाहूँ भी तो भी चुप नहीं रह सकती क्योंकि ये तो मुझे मेरी मम्मी से मिला है ना। तो वो ये लिख देती है अपने एस्से में, और जो है फिर उनके टीचर इसको भी बहुत लाइटली लेते हैं, मजाक में लेते हैं कि इसने ऐसा एस्से लिखा है, और उसे एक आध दिन कुछ नहीं कहते हैं। फिर जब वो बहुत बातें कर रही होती है तो वो दोबारा पनिशमेंट देते हैं और कहते हैं एक और एस्से लिख कर लाना। अब की बार एस्से का टॉपिक होता है एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। तो ये रहे टीचर, ये रही एन, और इनके क्लास के बच्चे हंसते हुए। तो इनकॉरेजिबल मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो सुधरता नहीं है। वो कहते हैं ना सर पे कुछ जो है जू नहीं रेंगती, ये मुहावरा होता है कि कुछ भी कह लो उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स पे लिखने को थे, कह रही मैंने वो भी लिख के सर को दे दिया। तो फिर एक आध दिन मेरी डांट नहीं पिटी, बट फिर भी एन सुधर नहीं रही थी, वो दोबारा बातें करती है। तो अब सर दम भाई ऐसा भयंकर ऐसे देते हैं एन को लिखने को कि एन खुद सोचती है कि भाई मैं क्या करूँ। अब वो ऐसे लिखने को देते हैं टॉपिक पे, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब भाई
कुछ समझ में आ रहा है टॉपिक पे, नहीं आना ना। तो अब ऐसे ही उन्होंने जब ये ऐसे दिया तो पूरी क्लास में हूटिंग चल रही है, भैया अब एन क्या करेंगी। तो एन कहती है मेरी भी आइडियाज़, जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखने के ना कुछ आइडियाज़ होते हैं, अब उन्हें समझ में नहीं आता क्या बोलूँ भाई इस टॉपिक पे। तो उनकी दोस्त आती है, सानी नाम था उसका, वो कहती है मैं हेल्प करूँगी। तो उनकी दोस्त ना उनको कहती है कि भाई मैं तेरे को पोएम फॉर्म में लिखवा दूंगी ये ऐसे। तो वो पोएम फॉर्म में वो वाला या पोम फॉर्म का हो उसमें ऐसे लिख देते हैं। और उस एस्से में वो क्या लिखती हैं अब आप सुनो। और जो है उसमें वो लिखती हैं वो कि एक जो है परिवार था, उसमें मदर डकलिंग थी, मदर डक थी और फादर स्वान थे, और उनके 3 छोटे छोटे डक वाले बच्चे थे। और वो जो फादर था स्वान, उसने क्या करा, तीनों बच्चों को मार दिया, क्योंकि वो धीर धर पूरे दिन जो है क्वैक 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 करते रहते थे और उसके सर में दर्द हो जाता था। तो उसने बच्चों को अपने मार ही दिया। तो ये चीज़ जो है उन्होंने अपने एस्से में लिखी, और उनके सन को ये एस्से पढ़ के बहुत हंसी आई। कहीं ना कहीं वो ये हिंट दे रही थी कि जैसे आप सोचो छोटे बेबी डकलिंग्स का काम क्या है, वो क्वैक क्वैक ही तो करेंगे। तो वो ये हिंट दे रही थी हम स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, हम तो बातें ही करेंगे और क्या करेंगे। तो उनके सर बड़े अच्छे थे गाइस। देखो ये मिस्टर केसिंग, इन्होंने इनके इस जोक को, वो कहती है थैंक गॉड, अच्छे वे में लिया ना, ये नहीं उन्हें बुरा लगा मेरी बात का। उसके बाद उन्होंने कभी एन को बातें करने से मना भी नहीं करा, हर क्लास में जाके उनके ये वाले एस्से को सुनाया, क्वैक 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 वाले को जाके। और फिर मैथ्स वाले सर क्लास में जोक्स भी मारते रहते थे और काफ़ी उनको कुछ कहते नहीं थे बातें बातें करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ये ब्यूटीफुल रिलेशन दिखा रहा है उनकी लाइफ का, अपने टीचर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। कितनी नॉर्मल ज़िंदगी थी देखो उनकी, और फिर वो ज़िंदगी कैसे बदल जाती है जब वो वहाँ चली जाती हैं, देखो आप, हाइडिंग पे। एंड शी डाइड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाके। तो ये आपको जो है चैप्टर में आपको तो इतना ही पढ़ना था, कभी टाइम मिले तो नॉवल भी ज़रूर पढ़ना। चलो अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ओके तो अब पढ़ते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ऐसे देखो हम जल्दी जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो 5th चैप्टर पे आ गए, इसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा, सबसे पहले उसी को पढ़ते हैं। तो देखो अगर आपको नहीं पता हो तो गोवा के ऊपर बहुत सालों तक पोर्चुगीज का रूल रहा था। पोर्चुगीज पीपल ने कॉलोनी बना रखा था गोवा को, और वो वहाँ पे जो है उनका शासन चल रहा था। तो उस समय में पोर्चुगीज जो लोग थे ना, वो ब्रेड व्रेड बड़ी खाते थे, और पूरे गोवा के अंदर बहुत सारी बेकरियाँ हुआ करती थी, रोज ब्रेड बिकती थी, और बेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते थे जो है गोवा के अंदर। अब पोर्चुगीज तो चले जाते हैं, आज़ादी मिल जाती है गोवा को, पोर्चुगीज तो चले गए, बट फिर भी हमारे ऑथर जो है इस चैप्टर के आज बताएंगे कि कैसे जो उनके जाने के बावजूद भी जो है ना, ये जो ब्रेड है उसको अभी भी गोवा के लोग बहुत पसंद करते हैं, और कैसे वो याद करते हैं कि जब वो छोटे होते थे तो बेकर उनके जब घर आता था तो वो सारा सिनेरियो कैसा होता था, वो अपने बचपन के वो दिन याद करेंगे, ठीक है। तो आज भी वो कहते हैं गोवा के अंदर जो है हमारे आगे जो बड़े बूढ़े हैं ना, वो पोर्चुगीज के दिनों को याद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी मतलब खाने पीने ब्रेड्स वगैरह के लिए, कि कितनी बढ़िया बढ़िया बेकरीज हुआ करती थी। और ये मत सोचो बेकरी बंद हो गई है गोवा में, अभी भी वो कहते हैं बहुत सारी बेकरीज हैं गोवा के अंदर, जो भट्टियाँ हैं जिसमें ब्रेड बनती है, वो अब भी है। जो पहले बच्चे जो है बूढ़े लोग दुकान चलाते थे, उन्हीं के आगे की पीढ़ियाँ जो है, जनरेशन जो है, वो उन दुकानों को चला रहे हैं। हम लोग अब भी बहुत ब्रेड खाते हैं। बेकर हो गए, मिक्सर हो गए, आटा गूंदने वाले हो गए, ब्रेड को जो है टोस्ट करने वाले हो गए, सब लोग हैं गोवा में, और ब्रेड कल्चर अभी भी गोवा में है। फिर वो जो है हमें बताते हैं कि जो है बेकर को ना गोवा में बेकर नहीं कहा जाता था, बेकर को गोवा में कहा जाता था PADER, पैडर, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए या पूरे चैप्टर के लिए। तो पैडर कहा जाता था गोवा में बेकर को, और अब भी पैडर ही बोलते हैं। फिर वो अपने बचपन की कुछ कहानी आपके साथ शेयर करेंगे कि जब वो छोटे थे ना, तो वो लोग पागल से रहते थे, बेकर का इंतजार करते रहते थे कि कब आएगा। बेकर उनका काफ़ी अच्छा दोस्त होता था, भाग के वो बेकर के पास जाते थे। तो वो कहते हैं बेकर ना हमारे यहाँ पे 2 बार आता था, एक बार सुबह आता था भरी हुई बास्केट लेके ब्रेड बेचने के लिए, एक बार वापसी भी आता था खाली बास्केट लेके, ठीक है। तो बेकर जब आता था तो एक म्यूजिकल एंट्री करता था। जब वो आता था तो उसके हाथ में एक बैम्बू होता था, वो एक अलग तरीके से बना होता था, उसमें कुछ घंटी लगी होती थी, जिससे जब वो बैम्बू को बैंग करते थे तो उससे आवाज़ आती थी, झंग झंग करके आवाज़ आती थी, एक सुरीली सी आवाज़ आती थी, जिससे पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था कि बेकर वाले आ गए हैं, पैडर आ गया, आके ब्रेड्स खरीद लो। तो वो कह रहे सुबह सुबह जैसी जो है हमें आवाज़ आती थी तो सारे बच्चे जो है अपने बेड से भाग के जाते थे कि हम ब्रेड खाएंगे, बिना नाश्ता करे, बिना जो है ब्रश करे, मुँह धोए, हम सारे बाहर भाग जाते थे गली में कि भाई ब्रेड लूटेंगे अब तो हम बास्केट में से। बट वो कह रहे बेकर जी हमें क्या करते थे,
हमें डांट के साइड कर देते थे और पहले गुड मॉर्निंग बोलते थे। हमारे घर की पास्काइन बास्ताइन कौन होती है? उनके घर की मेड जो होती है, मेड जाके ब्रेड पहले रिसीव करती थी। तो पहले उसको गुड मॉर्निंग बोलते थे, उसको ब्रेड देते थे। और हम बच्चों का ब्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, हमारा इंटरेस्ट होता था एक अलग टाइप की ब्रेड होती थी, ऐसे सर्कल वाली होती थी, बैंगल्स बने होते थे ब्रेड के, मीठी मीठी होती थी। हम उसके पीछे भाग के जाते थे और उसकी बास्केट में झांकते थे। वो हमें हटाता भी था कि हट जाओ बेटा, पहले इनको ब्रेड देने दो। बट हम बड़े चालू थे, कभी कहीं से उसकी ब्रेड देखते रहते थे। फिर जब वो ब्रेड उनको दे देता था तो फिर वो हमें हमारी मीठी ब्रेड देता था, जिनकी खुशबू अभी भी ऑथर को हमारे याद है। वो याद कर रहे हैं उस ज़माने के ब्रेड की खुशबू को वगैरह। फिर हम घर आके चाय के साथ में बिना ब्रश करे ही ब्रेड खाना शुरू कर देते थे। तो ही इज़ रिमेंबरिंग ऑल दोज डेज जहाँ पे वो बेकर की ब्रेड को जो है एंजॉय करते थे। फिर वो बताते हैं कि जो हमारा गोवा है वहाँ पे हमारे कल्चर में जो बेकर था ना, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि सुबह सुबह ब्रेड खाने के लिए वी नीड बेकर। वैसे भी कोई भी हमारे यहाँ त्यौहार होता था, शादी हो, हर एक में बेकर होना ज़रूरी था, क्योंकि उनकी बनाई गई ब्रेड और उसकी बनाई गई डिशेस हम लोग यूज़ करते थे अपने फंक्शंस में। जैसे मैरिजेस में एक स्वीट ब्रेड होती थी बोल नाम की, उसके बिना मैरिज अधूरी रहती थी, ठीक है। और जो है जबकि कभी बच्ची की एंगेजमेंट होनी होती थी, जैसे सगाई होती है लड़कियों की, तो उनकी मम्मी को सैंडविचेस बनाने होते थे, उसकी ब्रेड जो है कौन लाता था? बेकर लाता था। तो बेकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उनकी सोसाइटी में। केक बनाता था, बोलेनहास बनाता था, क्रिसमस पे, हर त्यौहार पे बेकर होना जरूरी था, ठीक है। तो बेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर वो बताते बेकर रहते कैसे थे, पहनावा क्या था, कितना कमाई करते थे वो। तो कहते थे हमारे जो यहाँ के बेकर होते थे ना, वो जो है एक अलग से ड्रेस पहनते थे, उन्हीं लोगों की वो ड्रेस मानी जाती थी। उस ड्रेस को हम कहते थे कबाई, KABAI, यहाँ से रीड कर लो इसकी स्पेलिंग को। ऐसी ड्रेस पहनते थे। ये एक फ्रॉक टाइप की होती थी, सिंगल पीस की लॉन्ग सी फ्रॉक होती थी घुटनों तक की। इस फ्रॉक को वो लोग पहना करते थे बेकर। फिर धीरे धीरे वो कहते हैं हमारे सामने हमने देखा थोड़ा ज़माना बदलने लगा, तो बेकर्स ने कबाई की जगह पता है क्या पहनना शुरू कर दिया? उन्होंने कैपरी और जो है वाइट कलर की शर्ट पहननी शुरू कर दी। अब कैपरी को वो लोग क्या कह रहे हैं कि वो एक ऐसी जो है पैंट्स थी जो है घुटनों से नीचे थी और जो है एड़ियों से ऊपर थी, मतलब समझ जाओ तुम कैपरी। तो बाद में जो है बेकर्स ने ये कैपरी टाइप पहनना शुरू कर दिया। तो वो कहते हैं अब भी अगर हमारे गोवा में कोई इंसान हमें दिखता है ना कैपरी पहने हुए, तो हम उसे कहते हैं भाई ये तो बेकर आ गया, पैडर आ गया। अब वो फाइनली हमें बताते हैं कि बेकर का प्रोफेशन कैसा था। तो कहते हैं बेकर लोग मस्त कमाते थे। पहले तो उनको देख के ही आप बता सकते हो, इतने गोलू मोलू से क्यूट से सारे बेकर होते थे, मोटी सी तोंद लेके, मतलब कि भाई अच्छे खासे खाते पीते घर के थे सारे बेकर्स भी। उनके यहाँ पे जो लोग काम करते थे वो भी ऐसे ही थे। तो सारे बेकर्स काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। और उन्होंने हमें बीच में ये भी बताया था कि बेकर का हिसाब किताब कैसे होता था उनके घर में। तो उनके जो घर की मेड होती थी, तो वो जो है हिसाब किताब में ऐसे नहीं, उनके घर में कोई भी जना जो होता था वो दीवार पे लिख दिया करता था हिसाब किताब, और आखिरी में महीने के जो है बेकर अपने पैसे लेके जाता था। तो अच्छा खासा जो है प्रोफेशनल था उनके यहाँ पे बेकर का, और जो है उनकी फैमिली काफ़ी खुश रहा करती थी। तो विद दिस ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे बहुत सिंपल चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ क्या बताया उन्होंने, बेकर का एक पेन पोर्ट्रेट दिया है कि बेकर कैसे होते थे, ठीक है, कि कैसे उनको जो है महीने के आखिर में पैसे दिए जाते थे, कैसे वो लोग काफ़ी जो है हैप्पी चीयरफुल रहते थे, और कैसे सब लोग उनके ब्रेड्स के दीवाने होते थे। तो विद दिस ये चैप्टर एंड होता है। आप शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर कूर्ज। ओके, तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कूर्ज। तो कूर्ज कौन सी जगह है गाइस? कूर्ज है जो सिचुएटेड है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। ये ऐसा लगता है कि ना हेवन का एक टुकड़ा जो है धरती पे आ गया हो। कहाँ पे है ये? एक कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एंड मैसूर के बीच में है। मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक जगह है, उसको हम कूर्ज कहते हैं। अति सुंदर जगह है, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल लोग रहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा करेजियस लोग इस कूर्ज पे रहते हैं, ठीक है। अब ये जो कूर्ज है, यहाँ के जो लोग हैं उनको कोदावूज बोला जाता है, क्योंकि जो ये कूर्ज है इसका एक और नाम है कोदागू। आज इस चैप्टर में आपको कूर्ज की भर भर के जो है तारीफें बताई जाएंगी, और ब्यूटीफुल प्लेस है, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो अगर कूर्ज किसी को जाना हो तो सबसे बेहतर महीना कूर्ज को विजिट करने का है सितंबर से लेकर मार्च तक का, क्योंकि वरना उसके बाकी समय में तो कूर्ज में बहुत बारिश होती रहती है। बिकॉज 30% एरिया जो कूर्ज का है वहाँ पे है रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, तो ज़्यादातर तो बारिश ही होती है। और बाकी कूर्ज में टी भी उगाई जाती है, कॉफ़ी भी उगाई जाती है, और स्पाइसेस की प्लांटेशन भी जो है कूर्ज में करी जाती है, ठीक है। तो कूर्ज में ना जब भी अगर कोई घूमने जाता है तो वहाँ पे कॉफ़ी की खुशबू
जो है आती रहती है, क्योंकि कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होती है कूच के अंदर और अंग्रेजों के ज़माने के बड़े बड़े बंगलोज बने हुए हैं कूच में। ठीक है, अब आते हैं कूच के लोगों के ऊपर। तो कूच के लोगों को कोदागूस बोला जाता है। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि कूच का एक नाम और है, ये रहा कोदागू। तो कोदागू में रहने वालों को कोदावूस कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे तो कूच के लोग जो है बहुत फेमस है अपनी ब्रेवरी के लिए, कि बहुत ही ज़्यादा करेजियस, हिम्मत वाले लोग होते हैं यहाँ पे। बट इन लोगों के डिसेंडेंट्स को लेकर, कि ये लोगों की अगर हम पुराने जनरेशंस की अगर बात करें तो कुछ स्टोरीज चलती हैं हमारी कंट्री में। पहली स्टोरी ये है कि जो ये कूच के लोग हैं, इनके जो डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि जो इनके पूर्वज हैं वो ग्रीक लोग हैं। और दूसरी स्टोरी ये कि जो इनके डिसेंडेंट्स हैं वो अरब लोग हैं। अब खुद सोचो तुम कि भैया ये इंडियंस है तो ग्रीक और अरब क्यों कहा जा रहा है, तो अब बताती हूँ आपको। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा कि ग्रीक डिसेंडेंट वाली स्टोरी बताओ और अरेबिक डिसेंडेंट वाली। तो कुछ लोग मानते हैं कि जो कूच के लोग हैं वो ग्रीक से डिसेंडेंट हैं, उनके ग्रीक है उनके पूर्वज। रीज़न क्या है कि जब जो है अलेक्जेंडर जो था उसकी जो है, जब वो इंडिया में आया था और फिर जब वो वापस जाना था तो उसकी आर्मी जो थी, सिकंदर, अलेक्जेंडर, उसकी जो कुछ आर्मी थी उसका कोई एक टुकड़ा जो है नीचे यहाँ कूच में रह गया था। एट द एंड वो कूच में ही सेटल हो जाते हैं, कूच के लोकल लोगों से शादी कर लेते हैं और वहीं पे आगे उनका परिवार बढ़ता रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि शायद कूच के लोग जो है ग्रीक डिसेंडेंट है, बिकॉज अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग ऑब्वियसली ग्रीक थे। ठीक है, और दूसरा अगर हम सोचे भाई कैसे अरेबिक डिसेंडेंट क्यों है, तो अरेबिक डिसेंडेंट होने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ कूच के लोगों के पहनावे की वजह से होता है, क्योंकि कूच के जो लोग हैं वो एक ड्रेस पहनते हैं एंड इस ड्रेस को बोला जाता है कुपिया। ये जो कुपिया है देख सकते हो आप, ऐसी लॉन्ग सा जो है ये ड्रेस है और इसमें जो है वेस्ट पे एक बैंड पहना गया है। फोटो में भी देख लो, ऊपर आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो ये जो ड्रेस है, ऐसी सी ये ड्रेस जो है अरब लोग भी पहनते हैं और वो अरबिक लोग इस ड्रेस को क्या बोलते हैं, कुफिया। तो देखो बस एक एफ और पी का डिफरेंस है। कूच के लोग कुपिया बोलते हैं एंड जो अरेबिक लोग हैं वो कुफिया बोलते हैं। उनकी भी ड्रेस कुछ ऐसी सी सेम सी ही है कि ब्लैक कलर की लॉन्ग ड्रेस है और वेस्ट पे बेल्ट पहनी जाती है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं पहनावे की वजह से कि शायद यहाँ के लोग जो है कूच के लोग अरेबिक डिसेंडेंट हो गए। बट खैर जो भी है, कूच के लोग बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी मेहमान नवाजी के लिए और अपनी ब्रेवरी के लिए। इंडियन आर्मी के जो पहले जनरल थे, जनरल करियप्पा जिनका नाम है, वो भी एक कूची थे। और कूच के लोग इतने ज़्यादा करेजियस है और इतने ट्रस्टवर्दी हैं दैट हमारी गवर्नमेंट ने कूच के लोगों को बिना लाइसेंस के अपने पास बंदूकें रखने तक की परमिशन दे रखी है। तो ये इनकी एक स्पेशलिटी है। ठीक है, तो यही आपको जानना है कूच के बारे में। फिर आपको बता रखा है, देखो गाइस, कि कूच का अगर आप ब्यूटी देखो, अगर आप कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हो तो आप जानना चाहोगे कि उसकी ब्यूटी कैसी है। तो यहाँ पे एक रिवर बहती है, रिवर कावेरी, और उसके पास में आपको अलग अलग तरीके के जानवर दिख जाएंगे। तो वहाँ खेलते कूदते रहते हैं, स्क्विरल से लेके लंगूर से लेके जो है एलिफेंट्स वहाँ पे नहा रहे होते हैं। तो काफ़ी अच्छा सा ब्यूटीफुल सा सीन होता है कूच में। साथ ही के साथ में टूरिस्ट के लिए बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स है कूच के अंदर, जैसे कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन पे ट्रैकिंग करना, बाइकिंग करना, बड़े अलग अलग से जो है रोमांचक से जो है एडवेंचरस चीज़ें होंगी कूच के अंदर। तो अगर कोई कूच जाएगा तो बोर नहीं होगा, बोरिंग इंसान भी इन सब एडवेंचर में मस्त हो जाएगा एकदम कूच पे। ठीक है, साथ ही के साथ में और भी बहुत सारा फ्लोरा और फोना ना दोनों बता रखा है कूच का। बहुत सारा फोना है कूच के अंदर, जैसे बर्ड्स है, बीज है, बटरफ्लाई है, भरे पड़े हैं अलग अलग टाइप के जानवर कूच में। ठीक है, एट द एंड कूच की एक और प्लस पॉइंट है, वो ये है कि कूच में एक ब्रह्मगिरी हिल्स है। अगर आप उस ब्रह्मगिरी हिल्स पे जो है चढ़ के जाओगे तो वहाँ से कूच का एक ऊपर से बड़ा अलग सा नज़ारा दिखता है, जो ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है देखने के लिए। और कूच से जो है एक जगह और निकलती है, जिसको आप ध्यान से देखो। कूच से एक रोप का ब्रिज निकलता है, रस्सी का ब्रिज है, जो उस ब्रिज को पार करके जाएगा वो पहुँचेगा एक आइलैंड के ऊपर। वो बहुत छोटा सा आइलैंड है, बहुत बड़ा नहीं है, 64 एकड़ का आइलैंड है और उस आइलैंड का नाम है निसर्गधामा। और वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी इंडिया के अंदर वो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क्स की सेटलमेंट है, वहाँ मोनेस्ट्री बनी हुई है, वहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स रहते हैं। और जो है अगर आप वहाँ जाओ तो वहाँ पे भी जाके बुद्धिस्ट कल्चर को भी एक्सप्लोर वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बस यही चीज़ थी, ये एक तरीके का ना अकाउंट था जहाँ पे जो है हमारे राइटर ने हमें कूच की पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि कितना ब्यूटीफुल शहर वो है। डन, विद दिस ये चैप्टर को एंड करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है टी फ्रॉम असम, एंड अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर तुम्हारी एनसीईआरटी का। तो भाई ये दो दोस्तों की कहानी है, एक दोस्त है प्रांजल और दूसरा दोस्त है राजवीर। तो प्रांजल जो है असम का रहने वाला है और इसके पापा जो है असम के एक टी एस्टेट के जो या फिर टी गार्डन के ना मैनेजर हैं। और जो राजवीर है वो जो है आप मान लो कि ये दोनों साथ में पढ़ते हैं दिल्ली में एक बोर्डिंग स्कूल में। तो अब इनकी गर्मी की छुट्टियां होती है, तो जो है ये प्रांजल कहता है अपने दोस्त राजवीर को कि चल भाई आज तुझे असम घुमा के लाता हूँ। तो अब जैसे चैप्टर शुरू हो गए, ये दोनों ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में बैठ के ये असम जा रहे हैं। प्रांजल तो असम के रहने वाला है, तो वो रास्ते को बहुत नॉर्मली लेके चल रहा होता है। बट राजवीर जो असम पहली बार जा रहा था, तो वो सुंदर रास्ते को देखकर बहुत हैरान होता है।
और बहुत सारी बातें जो है टी से रिलेटेड नॉलेज अपने दोस्त प्रांजल के साथ शेयर करेगा। तो प्रांजल देखो इतने समय से आसाम में रह रहा है बट उसको टी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, ये राजवीर इसको सब बताएगा। तो चलो देखते हैं राजवीर क्या क्या बताता है। तो जैसे ही इनकी ट्रेन शुरू होती है और फिर ट्रेन एक जगह पे रुकती है स्टेशन पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग चाय बेचने आते हैं, चाय गरम। उनके जो ट्रेन में डब्बे में जितने लोग बैठे थे सब ने चाय खरीदी, इन लोगों ने भी चाय खरीदी और सब चाय पी रहे थे। तो राजवीर अपने दोस्त को बताता है प्रांजल को कि प्रांजल तेरे को पता है एक दिन के अंदर ना पूरी दुनिया में 80 करोड़ कप ऑफ टी जो है वो लोग पी जाते हैं। तो प्रांजल बड़ा हैरान होता है कि इतनी सारी टी जो है पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम कर जाती है, अब तो शायद और भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये जो है उसको वो बताता है। फिर जो है प्रांजल अपनी किताब पढ़नी शुरू कर देता है, उसके हाथ में एक डिटेक्टिव नॉवल होती है और राजवीर भी डिटेक्टिव नॉवल पढ़ता है बट आज नहीं पढ़ा था। ये आज क्यों नहीं पढ़ा था भाई, इसे ना बाहर नज़ारे देखने थे खिड़की में से, सुंदर इतनी जो है बढ़िया जो है पूरा का पूरा व्यू था। पहले पूरा आसमान दिख रहा है, ग्रीन चावल के खेत दिख रहे हैं और धीरे धीरे वो देखता है कि वो चावल के खेत चले जाते हैं और टी गार्डन्स आने शुरू हो जाते हैं। वहाँ छोटी छोटी टी बुशेस लगी होती है, कुछ पेड़ होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वहाँ काम कर रहे होते हैं, टी बुशेस को प्लग करके अपनी बास्केट्स में डाल रहे होते हैं, जो दूर से बिल्कुल डॉल जैसे लग रहे होते हैं। तो वो सीनिक ब्यूटी को इंजॉय कर रहा होता है कि तभी उसको दिखता है एक बहुत बड़ा सा गार्डन, वहाँ पे चिमनी थी और वो एक टी गार्डन था। तो वो चिल्ला के बोलता है राजवीर की अरे भाई देख टी गार्डन आ गया। तो प्रांजल जैसे कि तुम्हें पता है वो तो असम का ही रहने वाला है, वो तो बचपन से टी गार्डन ही देख रहा है, तो वो कहते हैं अरे भाई इतना एक्साइटेड मत हो, अब तो हम असम में आ गए हैं, अब तो एक के बाद एक टी गार्डन ही आते रहेंगे, चुप हो जा। ठीक है, तो बट वो जो राजवीर है उसे बहुत मज़ा आ रहा था बाहर देख के, वो तो खिड़की में से बाहर मुंह लगा के बाहर ही देखे जा रहा था कि क्या क्या अलग अलग सी ब्यूटीफुल जगहें आ रही थी। फिर वो अपने दोस्त को कुछ चीज़ें बताएगा कि जब प्रांजल करेगा अपने डिटेक्टिव वाली नॉवल बंद और सुनेगा बैठ के अपने दोस्त राजवीर को। वो कहते हैं राजवीर जो है प्रांजल को कहते हैं कि भाई तुझे पता है टी से रिलेटेड ना बहुत रहस्यमयी चीज़ें हैं, बहुत सारे लेजेंड्स चल रहे हैं टी से रिलेटेड। अब जैसे ये लेजेंड और रहस्यमयी वर्ड सुना प्रांजल ने, तो प्रांजल ने अपनी किताब बंद कर दी, नॉवल बंद कर दी डिटेक्टिव वाली। क्यों? क्योंकि इनके दोनों बच्चे ऐसे हैं थोड़े से लेजेंड में इंटरेस्टेड है उनको। तो प्रांजल बुक बंद करके कहता है अच्छा बता क्या लेजेंड्स है टी को लेकर। तो वो कहता है देखो जो चाय है ना उसकी डिस्कवरी कब हुई, किसने करी, ये आज तक नहीं पता है कि चाय ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। तो वो कहता है अच्छा फिर क्या पता है कहाँ से हुई है ओरिजिनेट। तो राजवीर अब दो चीज़ें बताएगा उसको। कहते हैं देखो एक तो ये कहा जाता है, दो लेजेंड्स है टी के ओरिजिनेशन को लेकर। एक तो ये कहा जाता है कि चाइना में टी ओरिजिनेट हुई होगी, क्योंकि चाइना का कोई एक राजा था, वो ना हमेशा पानी को उबाल के पीता था और एक बार गलती से उसके पानी में ना कुछ पत्तियां गिर गई, फिर उसने पानी पिया, बड़ा अच्छा टेस्ट लगा और वो थी चाय की पत्तियां। तो उसके बाद से चाय पीनी स्टार्ट हो गई। वो कहता अच्छा भाई जल्दी से दूसरा वाला बता मेरे को। अब उसे पूरा इंटरेस्ट आ गया था प्रांजल को, तो वो दूसरा बताते कहता दूसरा एक इंडियन लेजेंड है कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो मेडिटेशन करते थे, उनका नाम था बोधिधर्मा। कई बार उन्हें मेडिटेशन करते हुए नींद आती थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी आंखों की जो पलकें थी, आईलिड्स थी, उनको कट कर दिया बिल्कुल, और उनकी आंखों की पलकों में से 10 पौधे निकले चाय पत्ती के, और उस चाय पत्ती के पौधों की पत्तियों को उबाल के अगर पानी में पिया जाए तो फिर वो चाय बन जाती है और उस चाय से नींद नहीं आती बिल्कुल भी। तो ये तो लेजेंड कहता है कि चाय बैनिशेस स्लीप। तो ये वो दोनों लेजेंड जो है राजवीर जो है प्रांजल को बताता है। वो बड़ा हैरान होता है ये सब सुन के। फिर वो एक और बात बताता है, कहता है कि ये जो वर्ड है ना चाय, चीनी, ये सब चाइनीज़ ओरिजिनेटेड है। चाइना में तो लगभग 2700 BC से चाय लोग पीते हैं। और अगर यूरोप की बात करें, कहा जाता है ब्रिटिशर्स चाय पीते हैं, यूरोप में चाय पी जाती है, तो यूरोप में तो चाय देखो 16th सेंचुरी में जाके पीनी स्टार्ट की गई, और तब भी पहले वहाँ दवाई की तरह चाय पी जाती थी, बाद में ऐसा ड्रिंक बेवरेज की तरह पीनी स्टार्ट हुई। तो अब इतनी में ये सब बातें चाय 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 कर ही रहे थे डिस्कशन चाय पे कि इनका स्टॉप आ जाता है, स्टेशन आ जाता है मरियाना जंक्शन, जहाँ पे इन्हें उतरना था। तो ये लगेज लेके उतरते हैं, बाहर खड़े होते हैं प्रांजल की मम्मी पापा उन्हें रिसीव करने के लिए। फिर वो गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं रास्ते में और पहुंच जाते हैं देखी बड़ी टी एस्टेट पे, जिसके मैनेजर है प्रांजल के पापा, उनका नाम है मिस्टर बरुआ। ठीक है, अब जैसे ही वो वहाँ टी एस्टेट पे पहुँचते हैं, राजवीर जो है फिर खुश हो जाता है पूरी ब्यूटीफुल जगह देख के कि इतनी सारी चाय पत्ती का खेत है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से एप्रन्स पहने हैं उन्होंने और बास्केट लगा रखी है, और वो पत्तियाँ तोड़ तोड़ के जो है वो सब कलेक्ट करे। तो वो बहुत खुश होता है देख के। और क्या होता है, जैसे ही वो बिल्कुल वहाँ एंटर कर रखे होते हैं तो एक ट्रैक्टर आता है सामने से। तो उस ट्रैक्टर को देखकर राजवीर जो है प्रांजल के पापा को बोलता है कि अंकल ये सेकंड पीरियड चल रहा है ना, सेकंड फ्लश पीरियड, ये स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है ना आजकल, ये जो है दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट टी डिलीवर करने वाला है। तो अंकल समझ जाते हैं कि भाई ये राजवीर बच्चा जो है बहुत कुछ पढ़ के आया है
है टी से रिलेटेड और वो भी खुश हो जाते हैं। तो वो पूरा बोलता है कि अंकल ये सेकेंड फ्लश है ना, स्प्राउटिंग पीरियड ये मई से जुलाई तक चलेगा और वर्ल्ड को बेस्ट टी प्रोवाइड करेगा। तो वो पूछता है और अंकल कहते हैं हाँ बेटा बड़ा अच्छा होमवर्क करके आए हो तुम तो, मतलब कि वो बिल्कुल सही कह रहा था। फिर वो कहता है नहीं अंकल अभी तो और भी बहुत कुछ मैं यहाँ से सीख के जाऊँगा। तो यहाँ आप चैप्टर एंड, और यहाँ आपको सिर्फ एक नॉलेज मिलती है इस वाले जो है चैप्टर से कि राजवीर जैसा बनो भाई। उसको कहीं घूमने जाना था तो पहले पूरी रिसर्च करके गया था वो, और वहाँ जाके भी वो नई नई चीज़ें सीखना चाहता था। तो उसमें एक बहुत अच्छी क्यूरोसिटी थी उस बच्चे के अंदर, ठीक है। तो विद दिस ये चैप्टर एंड होता है। अब स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर मिचबिल द ऑटर। ओके तो अब पढ़ेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम है मिचबिल द ऑटर। तो इसमें जो है जो राइटर है इसके उसका नाम है गेविन मैक्सवेल और अपनी कहानी ये बताने वाले हैं। इन्होंने एक बार एक ऑटर जो है वो पाला था, उसके बारे में पूरे चैप्टर में बताते रहेंगे, ठीक है। ऑटर क्या होता है? एक ऐसा सा दिखने वाला जानवर होता है, इसको देख लो समझ लो, इसको हिंदी में कहते हैं ऊद बिलाव। फोटो देख ली? चलो भाई पढ़ाती हूँ आपको ये चैप्टर। हुआ क्या भाई, ये जो हमारे ऑथर है ना इनके पास पहले हुआ करता था एक पेट डॉग, वो मर गया था। तो उसके बाद ये सोचते भाई क्यों ना मैं एक ऑटर पाल लूंगा, ठीक है। और ये कहीं जा रहे थे इराक की एक सिटी के अंदर, सदर्न इराक में वो सिटी थी, तो वहां पे जा रहे थे ये अपने दोस्त के साथ। तो अपने दोस्त को बता भी देते भाई मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑटर पाल लूँ। तो इनका दोस्त इन्हें सजेस्ट करता है ठीक है अभी जहाँ हम जा रहे हैं वहां पे तो ऑटर बहुत कॉमन है, वहां से हम ऑटर एक खरीद लेंगे और तुम उस ऑटर को पाल सकते हो, क्योंकि अरेबिक जो जगह है ये अरब वर्ल्ड है, वहां पे बहुत सारे लोग अपने घरों में ऑटर पालते हैं, ठीक है। तो वो अपने दोस्त से ये डिस्कशन करते हैं। फिर वो जिस काम से जो है बसरा गए थे इराक की एक सिटी में, वहां पहुंच जाते हैं। वहां पे जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है उनका किसी कोई मेल वगैरह आना था कहीं पे, उनका जो डिस्कशन जहाँ पे होना था, तो उनके फ्रेंड का तो आंसर आ चुका था, बट उनको जो जवाब चाहिए था अपना जनरल के ऑफिस पे से उनका नहीं होता है। 3-4 दिन तक गाइज वो फोन करने की कोशिश करते रहते, उनको जवाब नहीं आता। 5वें दिन पे उनका जवाब भी आ जाता है और वो अपना जवाब लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट भैया उनकी डॉक्यूमेंट्स होगी वो लेकर वो अपने कमरे में वापस जाते हैं। इस समय में वो बसरा में ही एक कॉन्सुलेट जनरल का जो ऑफिस होगा वहीं पे उन्हें कोई रूम वूम दे रखा होगा, वहां पे वो रह रहे थे, ठीक है। तो वो कोई कामकाजी इंसान है, काम के मसले से ही भैया वो गए हुए थे बसरा। वहीं पे उनका दोस्त गया था, दोस्त वापस चला गया, उसका काम हो गया था तो, और वो अभी 5-6 दिन के लिए वहीं रुके थे। तो जब वो अपने कमरे में वापस गए तो उन्होंने देखा कि 2 अरब लोग जो थे उनके कमरे में बैठे हुए थे और उनके पास में एक बोरा था और उसके अंदर कुछ था, ऐसा लग रहा था उसको देख के। तो जैसे ही वो कमरे में जाते हैं तो वो दोनों अरेबिक लोग जो थे वो उनको वो बोरा पकड़ा देते और वहां से चले जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये जो है आपकी फ्रेंड की तरफ से आपके लिए है। उन्हें एक नोट पकड़ा देते हैं, ठीक है। तो वो उस नोट में जो है लिखा हुआ था कि सर आपके दोस्त ने ये नोट दिया है, और जब वो उस नोट को खोल के पढ़ते हैं उस नोट पे लिखा था हेयर इज़ योर ऑर्डर। तो उनका दोस्त तो चला गया था, बट उन्होंने जो है अपने दोस्त को, हमारे जो है राइटर जी को, एक ऑर्डर जो है वो गिफ्ट कर दिया था कि भाई ठीक है तेरा मन था ना इसे पालने का, ये तेरे लिए गिफ्ट है। फिर वो कहते हैं मैंने जैसे ही उस बोरे को जो है ओपन करा, उस दिन से मेरी लाइफ का एक नया सिलसिला सा शुरू हो गया ऑर्डर को पालने का, और उन्हें बहुत प्यार हो जाता है अपने ऑर्डर से, ठीक है। तो फर्स्ट नज़र में जब उन्होंने उस ऑर्डर को देखा तो जैसे ही वो उस बोरे में से निकला तो उसमें से बहुत सारी धूल निकली, क्योंकि ये मिट्टी वाले इलाके में रहते हैं तो धूल से भरा हुआ था ये ऑटर। और जो है वो कहते हैं ऐसा लग रहा था वो जैसे कि कोई मेडिवल एज का ड्रैगन हो, ऐसे फर हैं उसके ब्राउन से कलर का, कभी मोल जैसा लगता है, कभी चूहे जैसा लग रहा है, कभी ड्रैगन जैसा लग रहा है, ऐसा सा उन्हें अपना ऑटर लगता है। और वहाँ से उनका ऑटर की तरफ देखो इतना प्यार हो जाएगा इन्हें ऑटर से कि आप थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो ऑटर का ये एक नाम भी रख देते हैं, उसका नाम ये रख देते हैं मिचबिल, ठीक है। अब जो है ये हमारे को बता रखा है देखो कि ये जो ऑटर की जो ये वाली स्पीशीज थी ना, जब तक हमारे राइटर जी ने इसे पाला नहीं था तब तक साइंटिफिक वर्ल्ड में इसका नाम नहीं, जैसे एक साइंटिफिक नाम होता है वो रजिस्टर नहीं हो रखा था। तो जब हमारे ऑथर जो है, राइटर जो है, जब इस ऑटर को पालते हैं तो वहाँ पे इस नाम को रजिस्टर करा देते हैं और इस स्पीशीज का फिर नाम रख दिया जाता है लुथ्रोगाले पेस्पिसिलाटी मैक्सिविली, यानी कि मैक्सवेल का ऑटर, क्योंकि इन्होंने ही पाला है ना इस वाले ऑर्डर को, इन्होंने इसका नाम रजिस्टर कराया तो इनके नाम पे इस स्पीशीज का नाम पड़ जाता है लुथ्रोगाले पेस्पिसिलाटी मैक्सवेली, ठीक है। अब उनके और ऑटर के बीच में वो बताते हैं पहले दिन जब मैंने ऑटर को अपने घर में रखा तो वो मेरे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, चुपचाप कोने में बैठा रहा। अगले दिन जो है ऑटर थोड़ा बहुत ध्यान देता है इधर उधर, और जो हमारा राइटर है उसके जो है गोद में आकर बैठ जाता है और पूरी रात वहीं पे रहता है, यानी कि ऑटर के उनके पास चला जाता है। और अगले दिन से जो है वो उनके घर में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है। पहले तो नखरे दिखा रहा था, भाई मुझे कहाँ लिया है, मैं कहाँ रहता था अपने जंगल में और तुम मुझे कहाँ उठा के लिया है। बट तीसरे दिन कहते पूरा इंटरेस्टेड हो गया था, कभी इधर घूम रहा कभी इधर घूम रहा,
तो वो उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाए थे, जैसे हम डॉग्स के लिए जो है एक पट्टा बनाते हैं और उसमें जो है वो लगा देते हैं रोप, वैसे सी वो एक मिजबिल के लिए बना देते हैं और मिजबिल को पकड़ के वो पूरे घर में घुमाते हैं। फिर वो मिजबिल को जो है वो कहते हैं वो बाथरूम में जाता है मिजबिल, और बाथरूम में जाके वो जो है मिजबिल पानी से खेलना शुरू कर देता है। और उस दिन उन्हें पता चलता है कि ये ऑटर वगैरह जो होते हैं ना, ये पानी के लिए पागल रहते हैं। तो मिजबिल घंटों तक पानी में खेलता रहा और कुछ दिन बीतते गए और वो और मिजबिल एक साथ उसी घर में रह रहे थे, इराक वाला जो घर था उसमें। वो कह रहे हैं थोड़े थोड़े दिनों में क्या हुआ, मिजबिल मेरी आवाज़ से ही ना सुन लेता था, ठीक है, जैसे ही मैं आवाज़ लगाता था वैसे ही अब मिजबिल उनकी आवाज़ को भी रिस्पॉन्ड करता था। तो अब 2 दिन हो चुके थे मिजबिल को उनके घर पे रहते हुए, तो उनको दिखाई दिया ये कहाँ जा रहा है, अपने आप घूमता फिरता हुआ सा। तो वो उसका पीछा करते हैं। जैसे ही वो उनका पीछा करते हैं तो उन्हें देखता है कि वो बाथरूम में चला गया था और वहाँ पर टैप्स को जाके खोल रहा था, पूरा टैप में पानी चला दिया था उसने। कई बार जो है वो टैप को गलत डायरेक्शन में चला देता था, अपसाइड सही डायरेक्शन में चला के पानी से खेलना उसने शुरू कर दिया था। तो फ़ैन था भैया पानी का मिजबिल, बार बार उसका मन करता था मैं पानी में जाके खेलता रहूँ। तो भाई हमारे ऑथर जो है ऐसे ही अपने जो है मिजबिल के बारे में बताते रहेंगे आपको कि उसे कितना पसंद था खेलना। बाकी सिर्फ पानी से नहीं खेलता था, और भी काफ़ी सारे टॉयज़ थे जिनके साथ वो खेलता था, जैसे बॉल से खेलता था, रबड़ के जो है कुछ टॉयज़ थे अलग अलग फ्रूट्स वगैरह उनसे खेलता था। और सबसे बेहतरीन गेम जो मिजबिल करता था, जिसे देख के किसी भी इंसान को हंसी आ रही थी, उल्टा लेट जाता था और अपने जो पेट होता था उसके ऊपर मार्बल्स को जगलिंग करा करता था मिजबिल, कुछ इस तरीके से। तो मिजबिल काफ़ी मज़े करता था हमारे ऑथर के साथ उसके इराक वाले घर में, एंड जो है उन दोनों की फ्रेंडशिप डेवलप काइंड ऑफ हो चुकी थी। अब जो है अब उनका हमारे जो ऑथर हैं उनका समय आ चुका था कि बसरा से अब उन्हें निकलना था, उन्हें जाना था लंदन। तो अब क्या करें भैया, ऑथर को तो साथ में लेके जाएंगे। तो ब्रिटिश एयरलाइन वाले मना कर देते कि भाई आप ऐसे अपने पेट को तो अपने साथ लेके जाओगे नहीं, हम अपने तो एरोप्लेन में मना कर देंगे, हमारे एरोप्लेन में तो आप ऐसे नहीं जा सकते हो। तो वो कहते हैं मैंने दूसरी फ्लाइट बुक करी, मैंने क्या करा पेरिस तक की पहले फ्लाइट बुक करी, फिर पेरिस से लंदन की फ्लाइट बुक करी। वहाँ पे उन्होंने मुझे कह दिया ठीक है आप अपने साथ अपने पेट को ले आना ऑटर को, बट एक कंडीशन पे कि आपको जो आपका पालतू जानवर है उसको एक 18 इंच के डब्बे में गत्ते के रख के लेकर आना होगा। तो वो कह रहे मैंने ऐसे ही करा, जिस दिन मेरी फ्लाइट थी मैंने एक 18 इंच के डब्बे को प्रिपेयर करा, उसमें मिजबिल को रख दिया और खाना खाने चला गया, जिससे उसे आदत हो जाए उस डब्बे में रहने की। और जैसे ही वो खाना खा के वापस आए तो वो हैरान हो जाते हैं कि मिजबिल ने उस डब्बे को पूरा तोड़ दिया था और उस डब्बे के साइड में से खून निकल रहा था। और मिजबिल को जैसे ही वो डब्बा खोल के देखते हैं तो बहुत चोट लग चुकी थी, वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ सहमा हुआ था। तो वो परेशान हो जाते हैं। इतने में ही उन्हें पता चलता है कि अरे भाई बहुत लेट हो चुका है, मेरा तो फ्लाइट का समय हो रहा है। तो वो कैब बुक करते हैं और कैब को कहते हैं भैया तू बिल्कुल ना फास्ट एंड फ्यूरियस वाले स्टाइल में पहुंचा मेरे को जो है एरोप्लेन पे, मेरे को एयरपोर्ट पे पहुंचा। वो जैसे तैसे करके एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहाँ का स्टाफ उन्हें जो है बोर्ड करवा देता है। वो एरोप्लेन के अंदर जाके बैठ जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं और मिजबिल के डब्बे को नीचे रख देते हैं और एयर होस्टेस को बुलाते हैं और फिर एयर होस्टेस को अपना पूरा दुखड़ा बताते हैं कि भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मेरे मिजबिल के साथ क्या क्या हुआ। तो एयर होस्टेस मैडम बहुत अच्छी थी और वो उसे कुछ मछली भी देते हैं मिजबिल की, रख देना इसको फ्रिज में। तो एयर होस्टेस कहती है सर अच्छा आप ना एक काम करो, आपका जो ये पेट है वैसे ही डरा सहमा वासा है, आप चाहो तो इसे अपनी गोद में बिठा सकते हो डब्बे में से निकाल के। अब ये कर दी उस मैडम ने बहुत बड़ी गलती। जैसे उन्होंने डब्बा खोला मिजबिल उड़ गया मतलब भाग गया वहाँ से और वो लोग खुद हैरान हो गए। और इस तरीके का माहौल बन गया भैया उनकी फ्लाइट पे। जैसे ही वो डब्बा खुला मिजबिल इधर उधर कहीं भाग गया। सीधा आवाज़ आती है एक आंटी की जो चिल्लाती है भाई चूहा आ गया, चूहा आ गया। तुम इमेजिन करो प्लेन में चूहा आ जाए। फिर एक जो है सरदार जी थे उनके लिए जो है पास में मिजबिल चला जाता है, उनकी भी आवाज़ आती है। तो भाई हमारे ऑथर परेशान हो जाते हैं और मिजबिल को पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो एयर होस्टेस कहते हैं सर आप बैठ जाओ अपनी सीट पर, मैं ढूंढ के लाती हूँ। और जो है वो ढूंढ के लाने से पहले ही क्या होता है उसके मिजबिल खुद शैतानियाँ करके वापस आ चुका होता है हमारे ऑथर के पास में। तो भाई फ्लाइट में काफ़ी डेंजरस सा माहौल बन गया इनका तो मिजबिल की वजह से। अब वो जो है लंदन पहुंच जाते हैं और काफ़ी समय के लिए वो लंदन में मिजबिल के साथ ही रहते हैं। तो वो मिजबिल के साथ जब लंदन में रहते थे तो मिजबिल वैसे ही कभी किसी बॉल से खेल रहा है, कभी किसी मार्बल से खेल रहा है, कुछ अलग अलग उसने अपने गेम बना रखे थे। उसमें उसने एक गेम और इन्वेंट कर लिया था। यह एक आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ कि जानवर होके वो गेम्स इन्वेंट कर रहा था अलग अलग। एक टूटा हुआ सूटकेस था हमारे ऑथर का, तो उस पर जो है एक बॉल रखता था और उसको नीचे गिराता था, ऐसा कुछ उसने अपना गेम बना लिया था। तो मिजबिल बहुत मज़े करता था उनके साथ में। और रोज शाम को वो दोनों जो है ना वॉक करने के लिए जाया करते थे। जैसे जो है
ऑथर चाहते थे तो वो मिजबिल को जो है अपने साथ वॉक पे ले जाते थे। तो वो कह रहे मिजबिल जैसे ही वॉक पे जाता था मेरे साथ में तो छोटे बच्चों की तरह उसकी काफ़ी सारी आदतें हो चुकी थी। तो वो क्या करता था कि हम उनके जो है घर के पास में एक स्कूल था और उस स्कूल की जो है एक दीवार थी स्कूल की, ठीक है, ज़्यादा ऊंची दीवार नहीं थी, 2 फुट की दीवार थी। तो जब भी ऑथर उस स्कूल के सामने से निकल के जाते थे तो मिजबिल क्या करता था, उस दीवार के ऊपर चढ़ जाता था। 30 यार्ड की वो दीवार होगी और वो पूरे स्कूल के बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, टीचरें भी और बच्चे भी देखने लगते थे कि भाई ये क्या घूमता हुआ जा रहा है उनकी स्कूल की दीवार के ऊपर से। और जो है वो कहते हैं कि लंदन में जो एवरेज लंदन के लोग थे उनमें से कोई ही होगा एक का दुक्का जिसको पता होगा कि ये कौन सा एनिमल है, वरना हर कोई जो है जब भी मिजबिल को देखता था तो वो अलग अलग तरीके के गेसेस करता रहता था। कोई कहता था कि भैया ये बेबी सील है, कोई कहता था गिलहरी है, कोई कहता था हिप्पोपोटेमस है, कोई कहता था ब्रोंटोसॉर है, कोई डायनासोर खरीद के लाए हो आप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब लोग कहते रहते थे। किसी को ऐसा पता नहीं था कि ये कोई ऑटर है। और वो कहते एक दिन तो मुझे सबसे अजीब लगा, ये सबसे जो है मेरा इंटरेस्टिंग इंसान ने मुझसे ऐसा सवाल करा था मिजबिल से रिलेटेड कि मैं चल के जा रहा था सड़क पे, एक जगह सड़क बन रही थी, एक आदमी मजदूर था वो सड़क बना रहा था, उसने अपनी मशीन राइड में रख के मिजबिल को देखता रहा और फिर मुझे कह रहा सर ये है क्या चीज़। और यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। और ये जो है बेसिकली इसमें आपको एज सच कुछ समझना नहीं था, इसमें बस आपको ऑटर और जो है हमारे जो ऑथर हैं उनके बीच की फ्रेंडशिप देखनी थी कि कैसे जब उनका जो डॉग है जब वो मरा था ना तो उन्हें लगा नहीं था कि वो दोबारा किसी को पेट कर पाएंगे या नहीं, बट ऑटर को उन्होंने बहुत अच्छे से पेट करा और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो ये चैप्टर एंड अब पढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर मैडम राइट्स द बस। अब इन हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के लिए बेस क्वेश्चन देखते रहना। ओके तो आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 मैडम राइट्स द बस। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर आपकी इंटायर बुक का। तो इसमें एक छोटी सी बच्ची 8 साल की, इसका नाम है वल्ली, है बहुत ही शैतान की नानी है। ये क्या करने वाली है, अपनी मम्मी को बिना बताए दोपहर में बस में घूमने जाएगी शहर तक, गांव में रहती है ये, और वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ये मैडम तो करती है, तभी इनका नाम है मैडम राइट्स द बस। तो भाई होने क्या वाला है, ये ना दोपहर में जो है रोज अपने घर के बाहर खड़ी रहती थी। इसके अपने एज ग्रुप के कोई बच्चे नहीं थे कि जो उसे छुपन छुपाई उस नीच का पापड़ा खेले, तो इसलिए ये रोज घर के बाहर दोपहर में खड़ी रहती थी और ऐसा कोई बोन नहीं होती थी, परेशान नहीं होती थी कि मेरे दोस्त नहीं है। बाहर खड़ी होकर ये मैडम जी जो है ना बस को तारती रहती थी। इनके घर के सामने से हर समय बस निकल के जाती थी, जाते हुए अलग लोग होते थे, वापसी पे अलग लोग होते थे, और उस बस को देखते देखते इन मैडम के मन में आ जाता है कि यार काश मैं भी एक दिन ना इस बस में घूमने जाऊंगी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसके मम्मी पापा इसे ले जा नहीं रहे थे, या शायद इसने कभी कहा ही नहीं उनको कि भैया मुझे लेकर जाओ। तो इसके मन में जो है आ जाती है कि भाई एक दिन तो मैं अकेले बस में घूमने जाऊंगी। कभी इसकी कोई दोस्त भी इसे बताती थी ना कि भाई हम तो बस में गए थे, तो उनको भी चुप करा देती थी, प्राउड प्राउड प्राउड। अब यहाँ तुम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होगे कि चैप्टर में शुरू में आपने कहा इसकी दोस्त नहीं और आप कह रहे हो दोस्त है, तो हाँ भाई एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है। थोड़ी सी कंफ्यूज तो मैं भी हुई थी, ठीक है। तो मतलब समझ लो कि एज ग्रुप के कुछ बच्चे अगर कहते थे ना इसको कि भाई हम बस में घूमने गए हैं, तो ये उनको चुप कराती थी, प्राउड प्राउड। इसे प्राउड का मतलब नहीं पता था, बस जैसे शट अप हम बोलते हैं, इसको लगता था प्राउड मतलब कुछ होगा कि उनका मुंह बंद कराने के लिए उन्हें टशन में प्राउड बोल देती थी कि मुझे मत बताओ तुम बस में घूमने गई। तो इतना चिढ़ जाती थी। दैट मीन्स ये प्यारी सी बच्ची बहुत ज़्यादा चाहती थी कि इसे कोई बस में घुमाने ले जाए, बट इसकी ड्यूटी इसने खुद पे ले ली कि भाई मैं तो खुद ही चली जाऊंगी, मुझे किसी से डिमांड करने की जरूरत नहीं है, और प्लानिंग करनी शुरू कर देती है कि कैसे ये बस की राइड पे जाएगी। बहुत दिन तक, बहुत महीनों तक जैसे कोई बस से उतर के आता था उसके पास जाके खड़ी हो जाती थी और सुनती थी वो क्या कह रहे हैं कान लगाकर। तो इसे सब पता चल गया, सारी डिटेल इसने पता लगा ली कि भैया बस का एक बारी का किराया 30 पैसे। तो एक अंकल कह रहे थे बड़ा सस्ता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा था, इसे इतनी पॉकेट मनी मिलती नहीं थी। तो इसने पता लगा लिया भाई अगर मुझे बस में घूमने जाना है तो मुझे 60 पैसे चाहिए, एक जाने के एक आने के। गाँव से शहर जाऊँगी, शहर से वापस जाऊँगी, 60 पैसे तो मुझे चाहिए ही चाहिए। साथ में इसे पता लगता है कि 45 मिनट्स लगते हैं भैया वहाँ तक पहुँचने में, शहर तक, और वापसी आने के 45 मिनट्स। तो ये सोच लिया था, पूरी प्लानिंग स्ट्रैटेजी बना ली थी कि एक दिन ऐसे ही दोपहर में निकल पड़ूंगी और जो है बस की राइड लेकर मैं आ जाऊँगी। तो ऐसे ही होता है, एक जो है स्प्रिंग डे था, यानी कि अच्छा खासा धूप वाला मौसम चल रहा था जिन दिनों जो है स्प्रिंग सीजन जो होता है, उसमें इसने क्या करा, बस निकल के जा रही थी, आवाज लगा के बस को रोकती है। बस के कंडक्टर भी बस को रोकते हैं और पीछे देखते हैं भाई कौन है, तो छोड़ को दिखाई तो दे नहीं रहा था क्योंकि ये तो टिंगी सी थी, छोटी सी बच्ची थी। तो वो देखते कहते अच्छा बेटा तुम्हें जाना है,
तो वो कहती है हाँ मेरे पे पैसे हैं, मेरे को ले चलो आप अपने साथ में। तो वो कहते हैं अच्छा बेटा पहले ऊपर तो आ जाओ, बाद में पैसे दिखाना अपने। तो वो उसको हाथ देते कि चलो ऊपर चलो। तो उनको चिढ़ के कहती है मैं कोई बच्चे नहीं हूँ, मैं अपने आप बैठ जाऊँगी। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है भैया, मैडम जी आई है, इनके लिए रास्ता बनाओ। और उनको जो है बिठा देता है वो जो है कंडक्टर अंकल, बड़े प्यारे से है, वल्ली को सीट पे बिठा देते हैं। तो ये भी हंसने लगती है थोड़ा सा कि अच्छा अंकल मुझे इतना इज्जत दे रहे हैं। और फिर बस में जाके जो है वल्ली मैडम बैठ जाती है। ठीक है, अब वल्ली जो है बस को देख के बड़ी खुश सी हो जाती है, बड़ी सुंदर चमचमाती हुई नई सी बस थी, पेंट अच्छा खासा हो रखा था, सीट कवर अच्छे अच्छे थे। ये देखो ये बैठ गई मैडम बस में, आसपास के भी सारे पैसेंजर हंस रहे होते हैं, देखिए भाई इतनी छोटी सी बच्ची कैसे जो है बस में आकर बैठ गई है। ठीक है, सुंदर बस थी, ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स थी बस के ऊपर, याद कर लो, बुक में लिखने को आ सकता है क्वेश्चन में, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, और एक क्लॉक भी लग रखी थी, सुंदर सी जो है घड़ी लग रखी थी बस के अंदर, सॉफ्ट लग्जूरियस लग रही थी बस। तो गाइस ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, बस से बहुत अच्छी नई नई मेंटेन्ड बस होगी। ठीक है, तो अच्छा खासा सीट कवर है, ऐसी बढ़िया सी बस थी अंदर से। वल्ली बड़ी खुश होती है और इधर उधर देखने लगती है बस के अंदर। ठीक है, फिर ये खिड़की में से बाहर जाती है तो एक दिक्कत आ जाती है क्योंकि इसकी हाइट छोटी थी और वहाँ पे कपड़ा लगा हुआ था तो इसे दिख नहीं रहा था। तो ये बस में खिड़की को ना, हम खिड़की में खड़े होकर फिर देखने लगती है, सीट पे नहीं बैठती है, खड़े होकर बाहर देखती है, बाहर देख के नज़ारे देख रही होती है, अलग अलग चीज़ें से दिखाई देती है कि खेत आ गया, ये रिवर आ गई, ये हो गया, वो हो गया, खुश हो रही होती है देख के। कि इतने में ही एक अंकल पीछे से आवाज़ लगा देते हैं अरे बेटा बैठ जाओ, सीट पे चोट लग जाएगी। तो ये चिढ़ जाती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ कोई, मैं अपने आप, मेरे को मत समझाओ आप, मैंने भी अपनी पूरी टिकट दी है, पैसे दिए हैं अपने टिकट के। तो जो वो कंडक्टर अंकल कहते हैं उनको, अंकल को, अरे अंकल आप इन्हें बेटी मत बोलो, बच्चा मत बोलो, ये मैडम है, इन्होंने जो है अपने पूरे पैसे लेकर आई हैं ये घूमने जाने के लिए। तो उसको भी चुप कराने के लिए जो है कंडक्टर को ये वल्ली कहती है आपने मुझे मेरी टिकट नहीं दी है, पहले मुझे मेरी टिकट दे दो, अपना काम करो ठीक से। तो कंडक्टर को हंसी आ जाती है, भाई बड़ी चंट है बच्ची तो ये, और वो जो है टिकट पंच करके वल्ली को दे देते हैं। ठीक है, और वल्ली को वो बैठने को कहते हैं, वो अब भी नहीं बैठती। ठीक है, अब फिर इतने में एक नया स्टॉप आ जाता है और वहाँ से और पैसेंजर्स चढ़ के आ जाते हैं बस में। तब ये मैडम थोड़ी डर जाते हैं कि भाई कहीं मेरी सीट ना लूट ले कोई आके, और मेरे पास तो मैं पैसे दे चुकी हूँ अब अपनी टिकट के। तो ये तब चुपचाप से बैठ जाती है, मतलब काफ़ी ना चालू सी है ये, मतलब काफ़ी ना इंटेलिजेंट है आप कह सकते हो वल्ली। तो अब ये सीट पे जो है बैठ जाती है। जब ये सीट पे बैठती है तो इसके बराबर में एक आंटी आके बैठती हैं जो कुछ जो है सुपारी वगैरह खा रही थी। ठीक है, तो वो जो है वो आंटी देख के वल्ली को पूछती है भाई इतने से बच्चे के लिए क्या सफ़र कर रही है, अकेले कहाँ जा रही है ये। वो बड़ी परेशान हो जाती है, वो वल्ली से पूछती है तो वल्ली कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने अपनी टिकट दिया, मैंने अपने पैसे दिए। बट वो आंटी चुप नहीं होती है। कंडक्टर अंकल भी कहते हैं नहीं नहीं मैम, इन्होंने खुद पैसे दिए हैं अपने, ये नो टिकट लेके जा रही है। बट वो आंटी बिल्कुल सही थी अपनी जगह। वो परेशान होती है, वल्ली से पूछे तुम्हें पता है किसके घर जाना है, एड्रेस पता है, मम्मी पापा को पता है तुम जा रही हो। आंटी बहुत परेशान होती है कि भाई ये बच्चे अकेले क्यों ट्रैवल करे, और वल्ली को वो आंटी अच्छी नहीं लगती है, सोचते क्या है ये अजीब सी औरत, ये सब कौन बात करेगा इनसे, ये कैसे ये सुपारी खानी है, इनके जो है कान देखो अजीब से, बड़ी परेशान होती है वो उनसे। बट वो आंटी बिल्कुल सही चिंता कर रही थी उस छोटी सी बच्चे की। ठीक है, फिर वल्ली जो है बाहर देखने लगती है खिड़की से और पूरे सिनेरियो को एंजॉय करती है। अब वल्ली भैया उन आंटी पे ध्यान नहीं देती है और बाहर देख रही होती है। अब आपको बताया गया है कि वल्ली ने कैसे जो है इतनी मुश्किल से प्लानिंग करके आज वो इस बस राइड पे आई थी, तभी गाइस वो उसको पूरा तरीके से एंजॉय करना चाहती थी। जब भी वल्ली के जो है गली में, उसके गाँव में कोई भी जो है वो लगता था, मेला लगता था, तो वो कोई भी टॉयज नहीं खरीदती थी, कोई भी झूला नहीं झूलती थी, कुछ भी खाना नहीं खाती थी वहाँ पे, पेपरमिंट हो गया, कोई झूला हो गया, सब कुछ अवॉइड करती थी 60 पैसे बचाने के लिए। तभी तो वो जो है बस राइड आज करने भी आ रही है, क्योंकि उसने सेविंग करी थी। और जो है उसने ये भी बहुत पर्टिकुलरली प्लान करा था कि किस दिन पे किस समय जो है मैं निकलूंगी घर से। तो वो इसने प्लान करा कि जिस दिन मेरी मम्मी रोज़ तो दोपहर में सोती है, तो मैं क्या करूँगी अपने घर से 1 बजे निकल जाऊँगी, 1:45 पे वहाँ 2:45 पे घर तक पहुँच जाऊँगी, तब तक तो मम्मी जागी भी नहीं होंगी, और मैं जब घर आके बैठ जाऊँगी किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी कि मैं तो बस में घूम के आई हूँ। तो ये इसकी प्रॉपर प्लानिंग थी। ठीक है, अब जब ये बाहर देख ही रही थी, वो जो है विंडो से बाहर देख रही थी अलग अलग चीज़ों को, तो इसको देखता है एकदम से कि बस के आगे ना एक गाय आ जाती है, और उस गाय को जो है बस हॉर्न मारती है, तो वो गाय उछलने लगती है, कूदने लगती है वहाँ रास्ते में। उसे देख के वल्ली बहुत हंसती है, बहुत हंसती है, दूर दूर की हंसने लगती है। तो कंडक्टर वही कहते हैं मैडम बस बहुत हो गया, और जो है वो बहुत खुश होती है, छोटी बच्ची है ना, तो वो इस चीज़ को, गाय को भी ऐसा डांस करता हुआ देख के खुश हो जाती है वो। ठीक है, और फिर वो लोग पहुँच जाते हैं शहर में। जैसे ही वो शहर में पहुँचते हैं गाइस, तो सारे के सारे पैसेंजर्स उस बस में से उतर जाते हैं, बट वल्ली जो है बिल्कुल भी नहीं उतरती है। तो जो है वो जो है हैरान हो जाते हैं हमारे जो कंडक्टर अंकल थे। वल्ली तो शहर को देख के खुश भी बहुत होती है कि
इतनी सुंदर सुंदर दुकानें लगी थी, कहीं कपड़े बिक रहे हैं, कहीं जूते बिक रहे हैं, कहीं खिलौने बिक रहे हैं, खुश होती है वो सब देख के। बट अंकल पूछते हैं कंडक्टर अंकल कि आप मैम उतरोगे नहीं, आप 30 पैसे में यहीं तक आ सकते हो। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो अब घर में यहीं से वापस जाऊँगी, आप ये 30 पैसे और लो और मुझे मेरी वापसी की टिकट दे दो। तो वो बड़ा हैरान होकर पूछते हैं कि मतलब तुम जो है बाजार नहीं जाओगे? कहते नहीं, मेरे को तो बस राइड करनी थी, इसलिए मैं जो है बस राइड लेने आई हूँ। तो वो कहते ठीक है कोई बात नहीं, इतना सुंदर बाजार है, तुम एक बार उतर के बाजार भी घूम के आ जाओ। कहती अकेली तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी बाजार घूमने, मुझे डर लगता है। तो यानी कि उसे इतनी अकल थी कि बाजार में अकेले घूमने नहीं जाना है। फिर जो है कंडक्टर अंकल पूछते हैं मतलब बस राइड अकेले करने में आपको डर नहीं लगा? तो वो कहती है उसमें क्या है बस राइड अकेले करने में, तो वो उसको काफ़ी ईजी लग रहा था। तो इतनी समझदार तो थी वली कि वो उतर के जो है नीचे घूमने नहीं जाती है, ठीक है। अब जो है वो जो कंडक्टर थे वो कहते कि अरे एक काम करो, अपने लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह तुम कहती हो तो मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए पीने के लिए, तुम यहाँ बस में वेट करियो। तो कहते नहीं मेरे पास पैसे ही नहीं, मेरे पास तो इतने पैसे जिसमें मैं घर वापस जा सकती हूँ। तो कंडक्टर कहते हैं अरे बेटा मैं पिला दूंगा तुम्हारे को कोल्ड ड्रिंक। तो मना कर देती है, स्ट्रेंजर से कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, इतनी अकल थी वल्ली को। तो वो मना कर देती है, कंडक्टर भी दोबारा इंसिस्ट नहीं करते, बैठे रहते हैं। और फिर जब है वापसी का टाइम आता है तो बस वापस मुड़ती है गाँव की तरफ और वो लोग जा रहे होते हैं गाँव, ठीक है। अब जब वो गाँव जा रहे होते हैं वैसे ही एक्साइटमेंट से वल्ली हर चीज़ को देख रही होती है, एवरीथिंग। वल्ली को ऐसा नहीं लग रहा था कि अरे अभी देख के दोबारा देख रही हूँ, नहीं, वो बहुत खुश होकर सब देख रही होती है। तभी वल्ली कुछ ऐसा भयानक सीन देखती है जिसे देखिए वो बहुत परेशान हो जाएगी। वो देखते हैं वो काऊ जो अभी रास्ते में हॉर्न मारा था, जिसको जो है वहाँ पे जो है डर गई थी, उस वहाँ पे वही काऊ जो है वहाँ पे जो है रास्ते में गिरी हुई थी और वो बिल्कुल ही खून में जो है लथपथ थी और वो मर चुकी थी वो काऊ। और उसकी जो फेस पे एक्सप्रेशन देख के वल्ली बहुत डर जाती है कि वो काऊ जो है वो मर गई है। फिर वो कंडक्टर से पूछती है तो वो उसको बताते कि हाँ शायद किसी व्हीकल ने इसे हिट कर दिया, इसलिए वो बेचारी जो है मर गई है। अब ये देख के वल्ली बहुत ज़्यादा डर जाती है, चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाती है, ना इधर देखती ना उधर देखती, बस प्रे करती है कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं, ठीक है। तो वो घर पहुंच जाती है, फिर आराम से अपने कंडक्टर अंकल को बाय बाय करती है। कंडक्टर अंकल कहते हैं फिर कभी बेटा आना हो तो ज़रूर आना घूमने। तो वो कहती है हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, और फिर उसको भी कहते हैं हाँ अपना फेयर ज़रूर लेकर आना। ये वो बाय बाय वो कर देते हैं। वल्ली पहुँच जाती है अब अपने घर। तो भाई वापसी पे ना इसको मतलब कि बहुत डर गई थी ये, तो ये उसकी राइड में उसको मतलब आप समझो कि इसने एक ऐसी चीज़ देख ली, लाइफ एंड डेथ तक इसने जो है ऐसा कुछ भी देख लिया इतना सी छोटी सी बच्ची ने एक सफ़र में अपने, ठीक है। अब घर आती है तो भैया प्रॉब्लम इसके सामने खड़ी, मासी आंटी हो गई उसकी और जो है मम्मी गप्पे मार रही थी। तो उसकी मम्मी नहीं पूछती कहाँ से आ रही है, जब वो एंटर करती है घर में आंटी पूछती है कहाँ से आ रही है। तो वो जो है उनसे पता होता है इन्हें कोई जवाब नहीं चाहिए, तो वो चुप रहती है। फिर वो देखती है कि उसकी मम्मी कुछ कह रही होती है कि अरे हमें क्या पता पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, ना जाने हमारे पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो इतने में ही वल्ली बोल पड़ती है येस यू आर राइट। और इसकी मम्मी फिर गुस्सा हो जाती है कि ये जो क्या कह रही है, ये क्या बोल रही है। और आंटी भी कहती है अरे इतनी छोटी सी बच्ची हमारी बातों के बीच में बोल रही है। तो वो कहीं ना कहीं इसने क्यों हाँ में हाँ मिलाई थी मम्मी की, क्योंकि उसकी मम्मी को पता नहीं था ना कि वो घूम आई है। तो जब उसकी मम्मी ने कहा कि दुनिया में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो ऐसा मतलब एकदम से उसके मुंह से निकल गया हाँ। फिर जब उसकी मम्मी कहती है तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है और जो है मनी मन हंसने लगती है, क्योंकि गाइस आपको पता है और मुझे पता है कि ये जो है क्या करके आई है। ये तो अकेले अकेले शहर तक जो है घूम कर भी आ गई है और इनकी मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं है। विद दिस ये चैप्टर होता है एंड। यहाँ से आएंगे ढेर सारे क्वेश्चन जो मिल जाएंगे आपको इन द क्वेश्चन आंसर सीरीज। अब पढ़ेंगे अगला चैप्टर द सेरेमन एट बनारस। ओके तो आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 द सेरेमन एट बनारस। इसमें हम पढ़ेंगे बुद्धा जी के बारे में और जो है जानेंगे कि बुद्धा जी ने जब पहली बार कोई सेरेमन दिया था। भाई सेरेमन मतलब होता है जब भी कोई रिलीजियस टीचर होते हैं, जैसे कोई सेंट हो गया, जब वो कोई लेक्चर देते हैं, जब वो कोई एक सीख सिखाते हैं हम लोगों को, उसको हम उनकी उस टीचिंग को हम कहते हैं सेरेमन, ठीक है। तो लॉर्ड बुद्धा जी ने जो है हम लोगों को जो चीज़ सिखाई है इस दुनिया में रहने के लिए, फर्स्ट टाइम जो उन्होंने अपनी जो टीचिंग दी थी उसको आज आप पढ़ोगे इस चैप्टर में द सेरेमन एट बनारस। और कहाँ पे दी थी उन्होंने ये अपना पहला जो है टीचिंग वो दिया था बनारस के अंदर, तभी चैप्टर का नाम है द सेरेमन एट बनारस, ठीक है। तो ये जो है सेरेमन पढ़ाने से पहले जो है आपको एक बहुत ही स्मॉल वे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको जो है बता रखा है बुद्धा जी की लाइफ के बारे में। दैट बुद्धा जी का जो है आप कहो कि बचपन में नाम था सिद्धार्थ गौतमा एंड जो है जब वो छोटे से थे बिल्कुल 12 साल के थे तब उनको जो है स्कूल पढ़ने के लिए जो है भेज दिया गया था, यानी कि अपने जो महल में जहाँ वो रहा करते थे वहाँ से बाहर भेजा था उनकी स्कूलिंग के लिए, हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए, ठीक है।
उसके जो है 4 साल बाद वो अपने घर जब वापस आते हैं, यानी कि वो 16 साल के होंगे, तो उनकी शादी करा दी जाती है, ठीक है, एक राजकुमारी से, और जो है उनका एक बेटा भी होता है। एंड उनकी मैरिड लाइफ 10 सालों तक चलती है, और 10 सालों तक आप मान लो वो एक रॉयल्टी का जीवन जीते हैं, यानी कि एक राजा का जीवन जीते हैं, बिकॉज वो एक हिंदू राजा के बेटे थे, ही वॉज अ राजकुमार, ठीक है। बट देन क्या होता है, एक दिन की बात होती है, जब वो 25 साल के थे, तो वो जो है बाहर जाते हैं हंटिंग करने के लिए, जो है अपने महल से बाहर, ठीक है। और जैसे ही वो महल से अपने बाहर जाते हैं, तो वो ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी थी। वो 4 चीज़ें देखते हैं जो उन्हें इतना ज़्यादा मूव कर देती हैं कि वो जो है फिर अपनी महल को छोड़कर, राजपाट को छोड़कर, दुनियादारी को छोड़कर जो है चले जाते हैं एनलाइटनमेंट सीख करने के लिए, दुनिया की जो है सच्चाई समझने के लिए जो है वो निकल पड़ते हैं। तो गौतम बुद्धा ने क्या वो 4 चीज़ें देखी थी वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने देखी थी जो है एक सिक मैन को, एक बीमार आदमी को देखते हैं, फिर वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, नेक्स्ट वो एक फ्यूनरल प्रोसेशन को देखते हैं, ठीक है, अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा जिसकी हो रही थी उसको देखते हैं, एंड लास्ट में वो एक मॉन्क को देखते हैं जो बेगिंग कर रहे होते हैं, जो भीख मांग रहे होते हैं, ठीक है। और ये 4 चीज़ देखकर वो बहुत मूव हो जाते हैं। और अगर इस बुक में आपको बता नहीं रखा, इस चैप्टर में ऐसी एक भविष्यवाणी हुई भी थी, जो है ऐसा कहा जाता है बुद्धा जी जब पैदा हुए थे कि या तो वो दुनिया के एक बहुत बड़े रूलर बनेंगे जो पूरी दुनिया पर राज करेंगे, या एक ऐसे लीडर बनेंगे, स्पिरिचुअल लीडर बन जाएंगे जो पूरी दुनिया को एक अलग ही रास्ता दिखाएंगे। जैसे आज के समय पे उन्होंने क्या करा, फिर जब उन्होंने ये 4 चीज़ों को देखा तो उन्होंने अपना सारा राजघराना वगैरह सब लीव करके उन्होंने एक मॉन्क का जीवन जिया, एंड जो है वो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने लोगों को एक सही रास्ता दिखाया कैसे वो चल सकते हैं। तो ये चीज़ ना उनके बचपन में ही पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी। तो उनके जो फादर ने पूरी कोशिश करी थी कि वो दुनिया के जो दुख होते हैं उनसे उनको बचा के रखे। बट एक दिन जब वो ये सब चीज़ें देखते हैं, दुनिया में जो दुख हैं, क्या होता है दुख, किसी के मरने पर कैसा लगता है, बीमार होने पर कैसा लगता है, बुढ़ापा कैसे आता है, तो इंसान का जीवन एंड हो रहा होता है, तो वो ये सब जो है दुनियादारी को छोड़ के चले जाते हैं एनलाइटनमेंट सीख करने के लिए। अब जब बुद्धा जी अपने घर छोड़ के जाते हैं तो 7 सालों तक वो इधर से उधर जो है एनलाइटनमेंट सीख करने के लिए घूमते रहते हैं, बट उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो फाइनली वो क्या करते हैं, ही सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और जो है शपथ लेते हैं, वाव करते हैं कि मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मेरे को एनलाइटनमेंट सीख ना हो जाए। और विद इन 7 डेज कड़ी मेडिटेशन करने के अंदर उनको जो है एनलाइटनमेंट वो सीख कर लेते हैं। और तब से ही बुद्धा जी का नाम क्या रखा गया, बुद्धा जो है उसका मतलब क्या होता है, बुद्धा मतलब क्या है, द अवेकेंड और एनलाइटेंड, यानी कि उनका असली नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतमा। अब हम बुद्धा जी क्यों बोलते हैं उनको, बिकॉज वो एनलाइटन हो चुके थे। एनलाइटन मतलब उनको सब, मतलब कि उनको बहुत नॉलेज मिल चुकी थी, जो हम बहुत दूर हैं उन चीज़ों से, वो बहुत कुछ जो है सच्चाई जो है सब कुछ वो जान चुके थे। तो इसलिए उनका नाम रखा गया बुद्धा द अवेकेंड और एनलाइटन, ठीक है। फिर जब वो बुद्धा जी बन गए थे तो उसके बाद उन्होंने अपनी टीचिंग्स देनी शुरू करी, लोगों को दुनिया में सही रास्ते पे कैसे चलना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, उन्होंने अपना ज्ञान जो है लोगों के साथ बांटना शुरू करा। तो सबसे पहला सेरमन वो देते हैं बनारस में, ठीक है। अब बनारस में उनका जो है पहला स्टूडेंट कौन होता है, आप एक तरीके से कहो, जिन्हें वो दुनिया की एक बहुत बड़ी सीख देते हैं, वो थी कीसा गौतमी। कीसा गौतमी एक लेडी थी, उनका एक बेटा था और अनफॉर्चुनेटली उसके बेटे की डेथ हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है बेटे की डेथ पे, रोती रहती है, बेटे की डेड बॉडी लेकर इधर से उधर घूमती है और लोगों को कहती है कुछ मुझे मेडिसिन दो जिससे मैं अपने बच्चे को ठीक कर लूँ। सब लोग कहते थे कि औरत पागल हो गई है। फिर वो एक आदमी पे जाती है तो वो आदमी उन्हें सजेस्ट कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम साक्या मुनि बुद्धा पर चले जाओ, वो शायद तुम्हारी हेल्प कर दे, ठीक है। तो वो जो है साक्या मुनि पर जाती हैं, यानी कि बुद्धा जी के पास जाती हैं और उनको कहती है, ओ माय मास्टर, ओ माय लॉर्ड, प्लीज़ कैसे भी करके मेरी मदद करो, मेरे बेटे को आप फिर से जिंदा कर दो, मेरे बेटे को आप ठीक कर दो। वैसे उनका बेटा मर चुका था। तो बुद्धा जी उनको कहते हैं कि ठीक है मैं आपके बेटे को ठीक कर दूंगा, बट पहले एक काम करो, जाके जो है किसी भी घर में से हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ, सरसों के दाने जो है एक कटोरी ले आओ, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स आप मेरे लिए लेकर आओ। तो वो कहती है जल्दी से, मैं ठीक है मैं लेकर आती हूँ। बट तभी बुद्धा जी एक और बात ऐड करते हैं, वो कहते हैं बट उस घर से सरसों के दाने लेकर आना जिसके घर में किसी के भी डेथ ना हुई है, जिसके घर में किसी के भी जो है बिलवेड की जो है डेथ ना हुई हो, वहीं से आपको लाने हैं। तो वो हर घर जाती हैं, हर घर पूछती है मस्टर्ड सीड देने को, हर कोई उन्हें देने को तैयार होता है। फिर जब वो उनसे पूछते हैं कि आपके घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई है, तो हर कोई उन्हें कहता है प्लीज़ हमें हमारे दुख याद मत दिलाओ, क्योंकि ऑब्वियसली उन सभी ने किसी ना किसी को खोया होता था, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, तो हर कोई जगह से उन्हें ना मिली, ठीक है।
थक हार के रात हो जाती है, वो जो कीसा गौतमी जी है सिटी में एक जगह पे जो है फुटपाथ पे बैठ जाती हैं और फुटपाथ पे बैठ के जो है वो बहुत परेशान हो चुकी थी और कहीं ना कहीं अब उन्हें समझ में आ रहा था बुद्धा जी उन्हें क्या समझाना चाह रहे थे। तभी उनकी नज़र पड़ती है स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर, जो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी क्योंकि बहुत पुराना ज़माना था तो वो बल्ब वल्ब नहीं थे उसके अंदर लगी हुई थी एक कैंडल। ठीक है, क्या होता है कि रात को हवा चल रही होती है, वो कैंडल जो है फ्लिकर करती है, उसकी जो कैंडल की जो लौ होती है और फिर जो है वो फ्लिकर करते हुए बुझ जाती है और वहाँ कीसा गौतमी जी को पूरा अपने सामने प्रेजेंट हो जाता है बुद्धा जी ने जो उनको समझाया कि जो इंसान की लाइफ है वो एक कैंडल की जो फ्लेम होती है उसकी तरह है। हम भी फ्लिकर करते हैं यानी कि जितना जीवन हमारा लिखा है अर्थ पे हम जीते हैं और फिर एक्सटिंग्विश हो जाते हैं यानी कि हम मर जाते हैं। जैसे जो है ये तो होना ही है, इसको इंसान कोई चेंज नहीं कर सकता। तो वो इस बात को पूरा अच्छे से समझ जाती हैं एंड यही चीज़ जो है बुद्धा जी उनको समझाना चाहते थे कि जो ये वो इतना परेशान हो रही है अपने बेटे के लिए, उससे जो है वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रही हैं। लाइफ का पार्ट है डेथ, जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा और यही चीज़ बुद्धा जी ने अपने इस सेरमन से समझाई पूरी दुनिया को दैट कोई भी इंसान डेथ को ओवरकम नहीं कर सकता है। ठीक है, और वो इस चीज़ को नेचर से भी जोड़ के बताते हैं, जैसे कोई पेड़ में फल लगाए तो वो गिरेगा, कोई पॉट है जैसे मिट्टी का बना हुआ बर्तन है तो वो कभी ना कभी टूटेगा। ठीक है, जो भी चीज़ इस दुनिया में जैसे पत्ते गिर जाएंगे, फल गिर जाता है, वैसे इंसान की भी जो लाइफ है वो कभी ना कभी तो एंड होगी ही। तो अगर इंसान जो है जैसे कभी किसी की डेथ होती है तो रिलेटिव्स रोते हैं, फैमिली मेम्बर्स रोते हैं, परेशान होते हैं, लैमेंट करते हैं, जो है दुखी होते हैं, तो उससे उनकी ही बॉडी को नुकसान होता है, उनकी ही मेंटल पीस को नुकसान होता है। तो बुद्धा जी ये समझाते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि अगर लाइफ में आपको जो है पीसफुल रहना और ब्लेस्ड रहना है तो ये सब जो एरोज होते हैं, ये सब जो हमारे अंदर की जो ये सब चीज़ें हैं, इन्हें हमें बाहर निकाल देना चाहिए। कौन सी, ये आप यहाँ पढ़ लो, ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन, कंप्लेन एंड ग्रीफ। अगर आपको अपनी लाइफ में शांति चाहिए तो आपको लैमेंटेशन नहीं करनी है, ठीक है, कंप्लेंट नहीं करनी है और दुखी नहीं होना है। और जो इंसान ऐसा कर लेगा तो वो तो भाई ब्लेस्ड हो जाएगा, क्योंकि ये करना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी उन्होंने आगे बताया कि जो ऐसा कर लेगा उसको असली पीस ऑफ माइंड मिलेगा इस धरती पे रहकर और वो ही इंसान जो है ब्लेस्ड माना जाएगा। तो विद दिस ये फर्स्ट जो है हमारा सेरमन बुद्धा जी का कंप्लीट होता है और यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको बेस क्वेश्चन सीरीज पे। अब पढ़ते हैं गाइज अपने इस वन शॉट का आखिरी चैप्टर, द प्रपोजल। ओके गाइस, तो अब पढ़ेंगे अपना आखिरी चैप्टर द प्रपोजल, जो एक प्ले के फॉर्म में है, बहुत लेंदी है, बहुत डिफिकल्ट वर्डिंग यूज करी गई है और बच्चे इससे बहुत डरते हैं। तो आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता रही हूँ इस चैप्टर का। इस चैप्टर में आधी से ज्यादा बकवास कर रखी है तो तुम्हें ज्यादा ध्यान देना नहीं है। जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना समझ जाओ कि क्या हो रहा है ओवरव्यू इस चैप्टर में, कि भैया ये क्यों लड़ है, क्या रीजन है इनकी लड़ाई का, किस टाइप के ये लोग हैं जो लोग लड़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और एट दी एंड जो क्वेश्चन बताऊंगी बस वो पढ़ लेना एंड यहाँ पे आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा इस प्रपोजल चैप्टर में से। इसकी एक एक लाइन को अगर समझोगे तो कोई फायदा नहीं है, जितना आपको जानना है वो सब मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम अपने इस प्ले को, द प्रपोजल। तो प्रपोजल मतलब तो तुम लोगों को पता ही होगा भाई क्या होता है। जैसे कभी कि जो है किसी को शादी करनी होती है तो वो पहले जाके जब लड़के का हाथ मांगेंगे या लड़की का हाथ मांगते हैं तो उसी को हम प्रपोजल कह देते हैं। तो आज हम ऐसा ही प्रपोजल देखेंगे और ये जो प्रपोजल हो रहा है ये जो है रशिया की एक फैमिली है उनके बारे में हमें दिखाया जा रहा है इस प्ले में, कि जो रशिया की एक बहुत अमीर लोगों की फैमिली है, बड़े बड़े लैंड ओनर जमींदार की फैमिली है और ये बड़े जो है अमीर होने के साथ साथ बहुत लालची लोग भी हैं। अपना पैसा तो खूब है इनके पास में, बट जब शादी भी करते हैं अपने बच्चों की तो उसी घर में करेंगे जिन पे खूब पैसा हो, जिससे इनकी जो है जायदाद और बढ़ती चली जाए। तो इस टाइप का जो है रशियन लैंडलॉर्ड्स के घराने के बच्चों की आप कहानी पढ़ने वाले हो इस प्ले में। ठीक है, तो इनके मेजर कैरेक्टर्स देख लेते हैं। 3 ही मेजर कैरेक्टर्स है। सबसे पहले है स्टेपान स्टेपानोविच चुबुकोव। चुबुकोव बोलेंगे हम इनको। ये कौन है? ये एक अंकल हैं। ठीक है, दूसरा जो है नटालिया स्टेपानोवा, वो कौन है? इन अंकल चुबुकोव की बेटी है, 25 साल की बेटी है ये इनकी, और जो है इसकी शादी जो है अब कभी भी हो सकती है। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर है आपका जो है, ये भी मेन कैरेक्टर है, इवान वैसिलेविच लोमोव। ये एक लड़का है जो 35 साल का है और जो है ये चुबुकोव ओरी का नेबर है। ठीक है, ये उनका नेबर है, पड़ोस में उनके आ रहता है,
है और ये चाहता है इनकी बेटी, ये जो चुबुकोव अंकल है ना, इनकी बेटी नतालिया से शादी करना, और यही रिश्ता लेके जाएगा चुबुकोवोरी के घर पे। ये देख लो फोटो में, यहाँ तैयार होकर बंठन के आया भी है इनकी बेटी से, चुबुकोव की बेटी से उनका हाथ मांगने के लिए। ठीक है, तो चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होता है। तो ये जो है चुबुकोव समझ गए, अंकल लोमोव वो लड़का जिसने शादी करनी है, नतालिया वो लड़की जिससे उसे शादी करनी है। ठीक है, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो जैसे ही जो है लोमोव जो है हमारा बड़ा बन के तैयार होकर, सूट बूट पहन के, ग्लव्स व्लव्स डाल के, पूरा जो है बढ़िया सा तैयार होकर स्मार्ट सा जाता है अपने पड़ोसियों के यहाँ पे। और जो है जैसे उसके पड़ोसी दरवाज़ा खोलते हैं तो वो कहते हैं, अरे बेटा इतने दिनों बाद तुम हमारे घर में आए हो, फॉर्मली जैसे लोग बड़े प्यार से मक्खन लगा के बात करते हैं, वैसे ही ये लोमोव को बुलाते हैं, चुबुकोव अंकल इतने समय बाद क्यों आए हो, तुम्हें अपने अंकल की याद नहीं आती है वो? तो वो अंदर आ जाता है। फिर चुबुकोव उसे देख के हैरान होता है कि भैया आप इतने जो है अच्छे से तैयार होकर क्यों आए हो, क्या कहीं जाने वाले हो, यहाँ मेरे घर से कहीं किसी पार्टी वार्टी में जाना है क्या? तो ये लोमोव कहते हैं, नहीं नहीं अंकल मैं तो बस आपसे ही मिलने आया हूँ। तो वो कहता है, अरे बेटा मेरे से मिलने के लिए इतना तुम तैयार होकर क्यों आए हो? तो लोमोव कहते हैं, क्योंकि अंकल आज मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने आया हूँ, आज मैं ना आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। और वहीं पे जो ये चुबुकोव था, ये जो अंकल चुबुकोव है, जो पड़ोसी है, अभी तक तो बहुत मक्खन लगा के बात कर रहे थे, बट मन ही मन में सोचने लगते हैं कि हाँ ये कुछ पैसे मांगने आया होगा आज मेरे से, मैं तो कोई पैसे इसको नहीं देने वाला हूँ। बट तुम्हें तो पता है लोमोव पैसे मांगने नहीं आया था। तो लोमोव कुछ बताने की कोशिश करता है कि अंकल मैं ना ये चाहता हूँ, अंकल मैं ये चाहता हूँ, और फिर इससे बोला नहीं जाता है, पानी मांगता है, पानी मिलता है इसको, चुबुकोव पानी ला के देते हैं। और फिर वो कहते हैं, अरे बताओ ना जल्दी से, इतना हकला क्यों रहे हो, पॉइंट पे आओ, बताओ मुझे तुम्हें क्या कह रहा है। तो लोमोव बता देता है कि जी मुझे ना आपकी बेटी से शादी करनी है, मैं आपकी बेटी से जो है शादी करना चाहता हूँ। और जैसे ही वो बताता है ये बात लोमोव चुबुकोव अंकल को, तो वो बड़े खुश होता है कि अरे अरे वाह बेटा तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, मैं तो कब से यही चाहता था कि ऐसा हो जाए। और वो कहते हैं कि अच्छा बहुत अच्छी बात है, मतलब कि अंकल की तरफ से तो हाँ है, वो अपनी बेटी की शादी इससे होने देंगे। फिर लोमोव पूछता है क्या वो हाँ कर देगी मेरे को, वो मेरे से प्यार करती है, वो मेरी शादी के लिए मान जाएगी मेरे से शादी के लिए? तो कहते हैं अरे नतालिया उसकी क्या बात करी, तो है ही तुम्हारे प्यार में पागल, वो भी हाँ कर देगी। ठीक है, और फिर चुबुकोव अंकल वहाँ से चले जाते हैं, कहते हैं ठीक है तुम यहीं रुको, मैं ना नतालिया को बुला के लाता हूँ। तो अब लोमोव अकेले बैठा हुआ है उनके ड्राइंग रूम के अंदर, और लोमोव बैठ के सोच रहा है कि यार मैंने ना सही डिसीजन ले लिया, 35 साल का मैं हो गया हूँ, शादी मेरी अभी तक हुई नहीं है, नतालिया भी सही दिखती है, अच्छी खासी हाउसवाइफ बन जाएगी, घर भी अच्छे से संभाल लेती है, एजुकेटेड भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर से उसको ना हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, तरह तरह के हेल्थ इश्यूज थे उसको, ये लोमोव को, कभी इसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, कभी इसे नींद नहीं आती है, कभी ये खुद जो है बड़ा परेशान सा हो जाता है, तो इसलिए इसको काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी थे। तो इसलिए सोचता है अब सही समय पे मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो सोचता है ठीक है नतालिया सही है। तो इसे कोई प्यार नहीं था नतालिया से कि भाई बचपन का प्यार हो पड़ोसन के साथ में, नहीं भाई, इसको लगा कोई शादी हो नहीं रही है तो मैं नतालिया से ही शादी कर लेता हूँ, है भी ये बहुत अमीर। ठीक है, तो इसलिए रिश्ता लेने जाता है। चुबुकोव अंकल भी हाँ कर देते हैं। पहले तो सोच रहे थे पैसे नहीं दूंगा इसे, बट जब रिश्ता मांगने आया तो 1 सेकंड में बिना सोचे हाँ कर देते हैं। ठीक है, अब नतालिया मैडम आती है और चुबुकोव अब एंट्री नहीं लेता। चुबुकोव क्या करता है, अपनी बेटी को अकेले भेज देता है कि जाओ देखो कोई आया मिल लो। फिर नतालिया आती है, नतालिया ने ऐसे सिंपल से कपड़े पहने होते हैं, कहती है अरे लोमोव तुम हो, मुझे तो पापा ने बोला कोई बिजनेसमैन आया है, कोई ट्रेडर आया है, कोई मर्चेंट आया है, सॉरी मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, मैं मटर छील रही थी किचन के अंदर। वो कहता है अरे कोई बात नहीं, क्या बात है? फिर वो पूछते तुम लंच करोगे? वो कहता है नहीं नहीं मैं लंच नहीं करूँगा, मैं तो तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। तो कहती है हाँ बताओ बात करने हो। तो फिर वो कहते हैं मैं ना तुम्हें बताना चाहता हूँ कि देखो हम लोगों की फैमिलीज एक दूसरे को इतने अच्छे से जानती है, तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, हमारी फैमिलीज इतनी अच्छी फ्रेंड्स है, हम जो है इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लोमोव चुबुकोव हम सब एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं। और साथ ही के साथ में जो मेरे ऑक्सन मीडोज है वो तुम्हारे लैंड बर्चवुड को टच करते हैं, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब वो इतने में ही जब ये वाली बात सुनती है नतालिया, तो वो बहुत गुस्सा होता है कि तुम क्या कह रहे हो, किसके ऑक्सन मीडोज हैं? अब ये ऑक्सन मीडोज क्या है समझ लो भाई, ये एक लैंड है ऑक्सन मीडोज। ये जो लैंड है ये बहुत कोई महंगा लैंड नहीं है, इसकी बहुत सस्ती सी इसकी वैल्यू है। इस लैंड को जो है लोमोव कह रहा है मेरा है, और वो क्या कह रहा है कि ये जो ऑक्सन मीडोज है ये बर्चवुड से बिल्कुल ही सटे हुए हैं, यानी कि इसके बराबर में है। और ये बर्चवुड किसके हैं? ये चुबुकोवोरी के, यानी कि ये नतालिया का है बर्चवुड। तो वो कह रहा है कि देखो हमारा लैंड तुम्हारे लैंड के बिल्कुल बराबर में है, हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अभी उसने कब पॉइंट पे आया नहीं था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इतने में ही नतालिया उसे रोक देती है और कहती है
ये कहाँ से तुम्हारे हो गए ऑक्सन मीडोज। अब इनकी घंटों तक इस बात पे लड़ाई चलने वाली है। तभी मैंने कहा था कि इतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है कि ये ऑक्सन मीडोज किसके हैं। तो नटालिया कहती है नहीं नहीं, ऑक्सन मीडोज तो हमारे हैं, मुझे बचपन से पता है ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। तो लुमोव कहते हैं अरे नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी है, ऑक्सन मीडोज तो मेरे हैं। अब ये भाई साहब पॉइंट पे नहीं आ रहे कि मुझे शादी करनी है, अब ये बैठ के बहस करेंगे ऑक्सन मीडोज के ऊपर। तो वो कहती है अरे नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी होगी, ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। तो वो उसको बताता है नहीं, ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। मेरी जो आंटी थी ना, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने तुम्हारे किसी को जो है वो ऑक्सन मीडोज दे रखे थे, वहाँ पे तुम्हारे पीजेंट्स काम करते थे, बट अब वो सब क्लियर हो चुका है, ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। लुमोव कह रहे हैं मेरे, नतालिया कह रही है मेरे। और इनकी जो है बहुत लंबी चौड़ी गाइस आर्ग्यूमेंट होती रहती है इस बात के ऊपर। लुमोव कहता है मेरे है, नतालिया कहती है मेरे। नतालिया कहती है तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे दूंगी, ये 300 रूबल्स के हैं, ये कोई इनकी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है, मैं बस बात कर रही हूँ कि तुम ऐसे कैसे मेरे लैंड को अपना कह रही हो। लुमोव कहता है तुम कहोगी तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा ये, बट मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, मेरे है तो मेरे है। जब उस लैंड की कोई वैल्यू ही नहीं है और आपस में जब इसने शादी ही करनी है नटालिया से, फिर क्यों ये लड़ रहा है लुमोव, भाई पागल है ये। और बहुत देर तक ये इस इशू पे आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, ठीक है, बहुत बुरा एक दूसरे को कहते हैं। इतने में हो जाती है चुबुकोव अंकल की एंट्री इस सीन में। अब तुम्हें क्या लगता है चुबुकोव अंकल क्या करेंगे, क्या इस मामले को सुलझवाएंगे? नहीं भैया, सुलझवाते नहीं है और उलझा देते हैं। जब चुबुकोव अंकल आते हैं तो नटालिया कहती है पापा देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है ऑक्सन मीडोज इसके है। तो वो कहते हैं अरे बेटा ये क्या बात कर रहे हो तुम, ऑक्सन मीडोज तुम्हारे हैं? तो लुमोव कहता है हाँ जी अंकल, ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। मेरी आंटी की जो है ग्रैंड मदर ने आपके जो ग्रेट ग्रैंड फादर हैं उनके पीजेंट्स को ये किराए पे दी थी जगह। अब वो सब मामला निपट चुका है, केस जो है अब ये हमारे। वो कहते बेटा नहीं नहीं, तुम इतनी बातें कहोगे बड़ी बड़ी तो इससे तुम्हारा थोड़ी हो जाएगा, ऑक्सन मीडोज हमारे ही है। तो वो ना लुमोव चिल्ला के बोलने लगता है। तो चुबुकोव गुस्सा होता है क्योंकि वो थोड़ा बूढ़ा सा है, कहता है बेटा ऐसे मेरे से चिल्ला के बात मत करो, चिल्लाने से कोई तुम्हारे तो हो नहीं जाएंगे ऑक्सन मीडोज, तब भी तुम मेरे ही रहेंगे। तो वो कहते हैं नहीं मेरे है। ऐसे एक दूसरे को ये लोग जो है आपस में आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। फिर चुबुकोव कहते हैं कि ऐसे तुम मुझसे लड़ोगे ना तो मैं पीजेंट्स को ही गिफ्ट कर दूंगा ये जो है ऑक्सन मीडोज, ऐसे तुम्हारे से मैंने नहीं सोचा तुम इतने गंदे पड़ोसी हो। तो लुमोव कहते हैं ऐसे कैसे मेरी प्रॉपर्टी तुम किसी को गिफ्ट कर दोगे, चोर हो तुम, ये वो फलाना ढमकाना। बहुत लड़ेंगे अभी और ज़्यादा। फिर धीरे धीरे एक दूसरे की फैमिलीज़ पे आ जाते हैं। कोई किसी की फैमिली को जुआरी कहता है, कोई किसी की फैमिली को कहता है कि तुम्हारी तो जो है ये कहते हैं लोमोवोरी को कि तुम्हारी तो आंटी किसी के साथ भाग गई थी, वो कहते हैं तुम्हारे पापा ड्रिंक करते थे, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। बहुत गंदी गंदी बातें ये एक दूसरे की फैमिलीज़ को बोलते हैं और कहते हैं एट दी एंड लुमोव कहता है कि मैं तो अब इस मामले को कोर्ट में लेके जाऊंगा। तो वो कहती है नटालिया ठीक है निकलो मेरे घर से, कोर्ट में मिलेंगे, कोर्ट में इस मामले को लेके जाना। और इस बीच में जब ये इतनी भयंकर इनकी आर्ग्यूमेंट और लड़ाई हो रही थी, उस बीच में लुमोव को बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसे सांस नहीं आती, उसको जो है उसकी आंखें जो है ये फड़कने लग जाती हैं और वो बहुत परेशान हो जाता है। तो वो जो है घर से जो है हाफ्ता बाहर निकल जाता है। और इतने में ही जैसे वो घर से बाहर निकलता है, चुबुकोव बोलता है अब बड़ा आया मेरी बेटी से शादी करने वाला, अच्छा हुआ भगा दिया इसको। और वहीं पे नटालिया के तेवर बदल जाते हैं। जब नटालिया को पता चलता है कि अब यार ये तो मेरे से रिश्ता मांगने आया, तो उसे तो अभी तक कोई नॉलेज ही नहीं थी ना, तो वो बहुत परेशान होकर सोफे पे बैठ जाती है और अपने पापा को कहती है, चुबुकोव अंकल को, कि पापा जल्दी से उसे लुमोव को वापस बुला के लाओ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये मुझसे शादी करने के लिए आया है। और वो परेशान हो जाते हैं चुबुकोव अंकल। वो कहते हैं ये क्या बात हुई, अभी तो उसे धक्के मार के हमने घर से बाहर निकाला है, अब तुम कह रही हो कि हम उसे वापस बुला के लाए। कहती है नहीं नहीं नहीं, उसे वापस लेकर आओ, उसे वापस लेकर आओ। तो वो कहते ठीक है अब मैं क्या करूँ, एक बेटी का बाप हूँ, आखिरकार इसकी तो सुननी ही पड़ेगी। तो वो जाती है और लुमोव को वापस बुला के लेते हैं और ये भी बेशरम वापस आ जाता है। ठीक है, इतनी जो है इतने गालियाँ खाई है अभी इनसे, फिर भी ये वापस आ जाता है। ठीक है, अब जब ये आता है वापस तो जो है आके जो है चेयर पे बैठता है। तो नटालिया कहती है हाँ हाँ मुझे ना याद आ गए, द मीडोज आर योर्स, येस योर्स, डू सिट डाउन, ये देख रहे हो। तो अब इन मैडम ने सोचा कि ठीक है मेरी शादी हो जाएगी तो ये सब मेरा ही होगा, तो ठीक है मैं इसको कह देती हूँ कि ऑक्सन मीडोज तुम्हारी। और किसी पॉइंट भी नहीं था इनका लड़ने का, उस लैंड की कोई इतनी वैल्यू भी नहीं थी, बट तब भी इनका जो है पेटी नेचर दिखा रहा है कि ये लोग कितने ज़्यादा लालची हैं। ठीक है, फिर जो है वो कहता है लुमोव नहीं, मेरे लिए भी वो लैंड मैटर नहीं करता, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ भाई, मेरा है तो मेरा है, मेरे पास पेपर्स भी है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है अब आप इस बात को छोड़ो, हम कोई और बात करें। बिकॉज नतालिया चाह रही थी कि ये जल्दी से मुझे प्रपोज करे, अब ये तो मुझे पॉइंट पे तो आ नहीं रहा है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है ऑक्सन मीडोज की बात नहीं करते, कुछ और बात करते हैं। जब नतालिया कुछ और बात करने लगती है तो अब इनकी बातें शुरू हो जाती है एक दूसरे के पेट डॉग्स के ऊपर। ठीक है, अब जो ये लुमोव है उसका पेट डॉग है, उसका नाम है गैस, और वो लुमोव ने खरीदा है, जो तुम्हें याद रखना है वो मैं बता रही हूँ, वो लुमोव भाई साहब ने खरीदा है 125 रूबल का। भाई 125 रूबल का तो इनका पेट डॉग है और 300 रूबल के लैंड के लिए ये अपनी
टू बी वाइफ को ऐसे सुना रहा था, देख लो आप भाई, ठीक है। तो ये जो है भाई साहब लुमोव का जो डॉग है उसका नाम गैस है, और उसकी जो है वैल्यू क्या है, कितने में उसने खरीदा था, 125 रूबल में। और वहीं पर नटालिया और जो चुबुकोव हो रही है, इनके पास भी एक डॉग है, इसका नाम है स्क्वीज़र, और ये इन्होंने 85 रूबल्स का खरीदा था। अब जो है इनके बीच में बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट्स होगी इस बेसिस पे कि स्क्वीज़र बेटर है या गैस। लुमोव परेशान होकर कहता है कि मेरा डॉग जो गैस है बहुत बढ़िया है, बहुत महंगा मैंने खरीदा था, बट पता नहीं कैसे वो लंगड़ा हो गया, उसकी टांग में चोट लग गई है। तो वहीं पे नटालिया उसका मजाक उड़ाती है कि अरे इतना महंगा खरीद लिया तुमने, ये जो गैस है इतना बेकार डॉग है वो। तो वहीं पे लुमोव कहते हैं तुम्हारा डॉग बड़ा अच्छा है स्क्वीज़र, तुमने 85 रूबल्स का वो महंगा खरीदा, वो तो अजीब सा डॉग है, उसके फेस में बहुत डिफरेंसेस है, वो तो ओवर शॉट है, बहुत लड़ाई करते हैं। फिर चुबुकोव अंकल आ जाते हैं, वो नटालिया चुबुकोव को कहती है पापा बताओ किसका डॉग बेटर है, गैस बेटर है या स्क्वीज़र? कहते हैं ऑब्वियसली स्क्वीज़र, हमारा डॉग बेटर है। और फिर से इन लोगों की लंबी चौड़ी लड़ाई होती है, उसमें फिर से ये लोग एक दूसरे को गलत गलत बातें कहते हैं, और एट द एंड इस लड़ाई में क्या होता है, लुमोव बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। और जब लुमोव बेहोश होकर गिर जाता है तो फिर जो है चुबुकोव टेंशन में आ जाता है कि क्या हुआ, लगता है ये मर ही गया है। और जो है फाइनली जो है फिर चुबुकोव सोचता है कि अब क्या करूं क्या करूं, और जैसे ही हल्का सा होश आता है लुमोव को उस बेहोशी की हालत में से, तो ये क्या करता है, नटालिया का हाथ पकड़ा देता है लुमोव के हाथ में और कहता है जल्दी से किस ईच अदर, और मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, मेरी तरफ से तुम्हारा रिश्ता पक्का, यू विल मैरी ईच अदर। और लुमोव ऐसे बेहोशी में से उठता है कि अरे क्या, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। तब उसे समझ में आ जाता है कि अच्छा ठीक है, अंकल जी ने हाँ कर दिया है कि हाँ हम शादी कर सकते हैं। और फिर चुबुकोव कहते हैं चलो जल्दी से शैम्पेन लेकर आओ, हम सेलिब्रेट करेंगे इन दोनों के रिश्ते को। और वहीं बैठ के जब वो आपस में बैठ जाते हैं फिर जो है लुमोव और नटालिया कि अब इन दोनों की शादी होने वाली है, तो नटालिया एट द एंड फिर कहती है कि प्लीज़ मुझे बोल दो ना, अब तो एक बार, अब तो तुम मेरे हस्बैंड होने वाली हो, कि तुम्हारा डॉग बेटर नहीं है, मेरा डॉग बेटर है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा डॉग बेटर है। और इनकी लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है और पर्दे गिर जाते हैं और ये प्ले यहाँ पे एंड हो जाता है। तो बेसिकली कुछ ही नहीं है इस प्ले के अंदर। देखो बाद में जब इनका पूरा जो है हैप्पी मैरिड लाइफ की स्टार्टिंग हो गई ना, कि इनके प्रपोजल हाँ हो गया, तो ये नटालिया कहती है प्लीज़ जो है बोल दो एक बारी, बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गैस इज़ वर्स देन स्क्वीज़र। एक बार तो कह दो कि तुम्हारा डॉग बहुत बेकार है मेरे डॉग के आगे। वो कहते हैं नहीं मेरा वाला बढ़िया, वो कहते हैं मेरा वाला बढ़िया है। तो चुबुकोव अंकल शैम्पेन बुला के इन दोनों की बात को एंड करके पर्दे गिरा देते हैं और आपका प्ले एंड करा देते हैं, और यहीं पे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट। अब सिलेबस कंप्लीट गाइस एक्चुअली में तब होगा जब तुम पढ़ोगे हर चैप्टर के बेस क्वेश्चन जो मैं तुम्हें कराऊंगी, सिंपल लैंग्वेज टू द पॉइंट। सिर्फ वो 10-10 क्वेश्चन भी अगर आपने हर चैप्टर के कर लिए, आप बोर्ड एग्जाम में हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो वेट फॉर द बेस क्वेश्चन सीरीज, और अगर अपलोड हो गई है तो मेरे चैनल पे से जल्दी से जाके चेक करो हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस क्वेश्चंस, एंड यू विल डेफिनेटली गेट 100 मार्क्स इन योर एग्जाम। साथ ही के साथ में जैसे आपको स्क्रीन पे दिखा होगा, मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे भी सभी नोट्स अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से जाके आप सभी नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।